हमारी कोशिश है राज्य सरकार की तरफ से कि हम लोग निपुण के 3 साल हो गए हैं, एक बार हम लोग बैठकर इसका अवलोकन करें कि हम लोग क्या क्या हो गया है और आगे किन चीजों में ध्यान देने की जरूरत है। तो थोड़ी सी भूमिका मैं रखना चाहूंगा, जिसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे, कुछ सवाल रखेंगे। डॉक्टर झिंगरन के कई राज्यों के अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से भी हम लोग लाभ उठाएंगे और फिर उनको आगे हम लोग किस तरीके से अपने निपुण बिहार के कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकें, उसके हम लोग बातचीत करेंगे। जैसा कि हम लोग सब लगभग सब जानते हैं जो इस कॉल में जुड़े हुए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये उल्लेखित है, काफी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि प्रारंभिक कक्षाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों के लिए, और ये नई बात है कि सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के मूलभूत कौशलों को प्राप्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण। कई अध्ययनों और पर्यवेक्षणों में ये परिलक्षित हुआ है कि वर्तमान समय में हमारे कई राज्यों में प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने सिखाने के दर में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। और ये अत्यंत चिंताजनक विषय है, क्योंकि जैसा हम लोग सब जो प्राथमिक कक्षाओं में शायद पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, और हम लोग सब अपने जीवन में भी देखें तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान बच्चों के भावी शिक्षण का आधार होता है। अतएव ये सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य है कि हम ये सुनिश्चित कर लें कि प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे इस महत्वपूर्ण बुनियादी शिक्षण अर्थात प्राथमिक स्तर के पठन लिखन और गणित के कौशल के स्तर को ससमय प्राप्त कर लें। ये भी बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि कई सर्वेक्षणों में ये पाया गया है कि प्राइमरी क्लास और प्राथमिक कक्षा के बाद भी कई बच्चों में ये क्षमताएं और ये कौशल नहीं होती हैं, और ये चिंताजनक बात है। तो इसी दिशा में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुशंसाओं के अनुरूप बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन की स्थापना निपुण भारत के नाम से की गई। मिशन के तहत यह तय किया गया कि वर्ष 2026-27 तक प्राथमिकता के आधार पर कक्षा 3 तक सभी बच्चे भाषा एवं गणित की मूलभूत दक्षताएं अवश्य प्राप्त कर लें। इस संदर्भ में जैसा कि अन्य राज्यों ने किया है, बिहार सरकार ने भी मिशन निपुण बिहार लागू किया और भारत सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप बिहार राज्य के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार वर्ष 2026-27 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के तहत प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं अंक गणितीय संक्रियाओं को सीखने की क्षमता विकसित की जाएगी। ये रही नीति की बात। लेकिन आज की चर्चा में हम ये जानना चाहेंगे और आप लोगों से भी जुड़ेंगे, क्योंकि नीति से अभ्यास तक का जो सफर है वो सफर काफी कठिन होता है। और जैसा कि हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो हमारे यहाँ 66,000 स्कूल्स हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, और केवल कक्षा 1, 2, 3 में 62 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और पूरे प्राथमिक विद्यालयों में 1 करोड़ से अधिक, जो कई राज्यों और कई देशों के कुल जनसंख्या के समान। और इतने बड़े राज्य में इस स्तर पे इसको अभ्यास में लाना, उसको क्लासरूम तक लेकर जाना, ये बड़ा कठिन विषय है। तो इस पर हमारे क्या अनुभव रहे हैं, क्या हम सीख सकते हैं? कई राज्यों ने और भी इसको पहल ली है, मिशन की तरह किया है। तो ये हमारे चर्चा का लक्ष्य है। तो इसी सिलसिले में बात शुरू करते हुए डॉक्टर झिंगरन से ही बात शुरू करेंगे। जिस तरीके से शिक्षा नीति की ही बात करते हैं, डॉक्टर झिंगरन, ये 21वीं सदी की हमारी पहली शिक्षा नीति है एक तरीके से देखें तो। और कई सालों बाद, लगभग 30 साल बाद एक एक शिक्षा नीति आई है, जिसमें इसके महत्वपूर्ण अनुशंसाओं में ये बड़े स्पष्ट रूप से किया गया है कि बच्चों के शिक्षण के शुरुआती 5 साल में भाषा और गणित के बुनियादी कौशलों को मजबूत किया जाना चाहिए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यहां तक कहा गया है कि अगर ये संभव सार्थक नहीं होता है तो बाकी की जो नीति है वो कारगर नहीं हो पाएगी। मेरे ख्याल से इस तरह के की स्पष्ट प्राथमिकता पहले किसी शिक्षा नीति में, खास करके अगर हम देखें तो अधिगम प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स, बच्चों में आउटकम्स को इतना शायद नहीं दिया गया है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर झिंगरन, आपने पिछले कई नीतियों और प्रोग्राम्स में भी राज्य और केंद्र के स्तर पे काम किया है, तो क्या हमें बहुत विलंब से बुनियादी साक्षरता वो संख्या ज्ञान को प्राथमिकता के तौर पर चुना है, या आप मानते हैं कि अभी इसमें बहुत विलंब नहीं हुआ है? धन्यवाद पार्थजीत। मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। पहले तो इस वेबिनार में
जितने शिक्षक शिक्षा प्रेमी जुड़े हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और बिहार सरकार और इस चर्चा के जो आयोजक हैं मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। पार्थी जी, जो आपने सवाल पूछा, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा था कि बुनियादी भाषा साक्षरता और संख्या ज्ञान बहुत जरूरी है और आगे सभी कुछ सीखने का आधार है। मैं अपनी बात, अगर आपकी अनुमति हो तो एक दो स्लाइड के साथ कहना चाहता हूं। जी। आप कई बार उसमें थोड़ी सी आसानी होती है। आपको दिख रहा है कि मेरा? जी, हम देख पा रहे हैं जी। हाँ। तो जैसे आपने कहा कि ये सभी कुछ आगे सीखने का एक आधार है। और अगर हम भाषा को लेते हैं तो जो भी कुछ बच्चा सीखता है क्लास में, सोचना, तर्क करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, अपनी बात को रखना, मौखिक रूप से लिख पाना, ये सब भाषा के माध्यम से ही होता है। दाएं हाथ पे जो आप देख रहे हैं, शिक्षाविद हेलेडे ने कहा कि जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो वो एक विषय नहीं सीख रहे। जैसे हमने कहा कि कई सारे विषय होते हैं, वो सीखने की आधारशिला सीख रहे होते हैं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिर सीखने का माध्यम हो जाता है इसके आगे। एक और मैं औचित्य क्यों बहुत जरूरी है, और पार्थी जी इस बात पे आऊंगा कि विलंब हुआ कि नहीं, पर अगर हम दो तीन और औचित्य बताएं कि क्यों जरूरी है शुरुआत में बुनियादी कौशलों को विकसित करना। तो हम ये सब जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है, और इसको ब्रेन के एमआरआई करके देखा गया है कि जब कोई भी कुछ सीखता है तो हमारे जो न्यूरॉन हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं, उसके बीच का कनेक्शन जो है वो मजबूत हो जाता है या नए बनते हैं। यही सीखने की प्रक्रिया है। और छोटे बच्चों में ये कनेक्शन बहुत तेजी से बनते हैं, लगभग 10 लाख प्रति सेकंड जन्म से लेकर इस गति से बनते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम, जब बच्चे छोटे हों, जब उनके इतने सारे कनेक्शन बन रहे हैं, तब उनको हम बहुत अच्छी शिक्षा भी दें, सकारात्मक परिवेश, सौहार्दपूर्ण परिवेश दें, अच्छा पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब जरूरी हो जाता है अगर हम चाहते हैं कि इस दौरान बच्चों के कौशल जो है वो अच्छी तरह से विकसित हों। और आप दाएं हाथ पर देख रहे हैं, ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 85% विकास 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है, और उसके बाद 8 वर्ष तक लगभग 90%। तो यही समय है जब हमको बच्चों के साथ अच्छा काम करना है, और यही समय है जब हम बात करते हैं बुनियादी कौशलों को विकास करने के लिए। जैसे पार्थजीत ने कहा कि एफएलएन, जिसको आजकल कहते हैं कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, वो एक तरह से एक द्वार है, और उसके आगे ही सब बाकी सीखने की सीखना होता है। और दाएं हाथ पे आप देखेंगे कि ये जो बुनियादी कौशल हैं, इसमें महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। इस पर मैं बहुत जोर देता हूं। मास्टरी होनी चाहिए, महारत, निपुणता होनी चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा धीरे धीरे पढ़ पा रहा है तो आगे जाके वो जो आपका करिकुलम है, जो आपकी किताबें हैं, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए उसको इसमें महारत हासिल करना पड़ेगा। उसको बहुत ही अ, अच्छी गति से और धारा प्रवाह रूप से और समझ कर पढ़ना सीखना होगा। तो ये सारे जो कौशल हैं, जिनको बुनियादी कौशल कहा जाता है, इनमें महारत बहुत जरूरी होती है। और ये आखिरी है कि जो शुरुआती अंतर है बच्चों में, बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो अलग अलग परिवेश से आते हैं, और इनमें जो अंतर है जो आप देख रहे हैं ये बाएं हाथ में, वो और बढ़ता जाता है अगर हम सही समय पर उनको बहुत अच्छी तरह से कक्षा 1, 2, 3 और उससे भी पहले अगर हम उनको एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, तभी ये अंतर कुछ कम हो सकता है। और कक्षा 3 एक ऐसा पड़ाव है जिससे अगर वो बच्चे वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो उसके बाद उनको उस ट्रेन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी एफएलएन के बारे में। अब आपकी बात पे आता हूं।
बहुत ही अत्यंत आवश्यक है जो नई शिक्षा नीति ने कहा है। देर तो बहुत सारी चीजों की हुई है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण हुआ है, वो हम कह सकते हैं कि कई राज्यों में इसको 10-12 वर्ष से ज्यादा नहीं हुए हैं, जबकि बहुत पहले हमको यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करना चाहिए था। कुछ देश ऐसे हैं जो आपने नाम सुने होंगे जिनको एशियन टाइगर्स कहा जाता है। साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सभी देशों ने एक काम किया। सब ने एक काम किया कि 50 और 60 और 70 के दशकों में उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राथमिक शिक्षा में किया, और उसके नतीजे हम अभी देख रहे हैं। तो देर जरूर हुई है, पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस है, जो 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 बहुत अच्छी बात है कि इस समय आए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और जो हमारी पाठचर्या उसकी बेसिस पे बनी है। आखिरी एक पॉइंट और कहूंगा कि बुनियादी साक्षरता और गणित क्या है, इसे हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। कई राज्यों में समझ ऐसी बन रही है कि बच्चे शब्द पहचान सके, और कोई एक गति जिसका निर्धारण भी किया गया है, निपुण में कहा गया है, एक गति से, स्पीड से किसी पाठ को पढ़ सकें, 45 शब्द प्रति मिनट, 60 शब्द प्रति मिनट। पर भाषा सीखना इससे कहीं व्यापक चीज है, और ये गणित के लिए भी लागू होता है। बच्चे तर्क कर पाएं, गहन विश्लेषण कर पाएं, अपने विचारों को मौखिक रूप से, लिखित रूप से अभिव्यक्त कर पाएं, किताबों को पढ़ने में उनकी रुचि हो, उस पर वो प्रतिक्रिया दे पाएं। ये समझना जरूरी है कि एफएलएन का ये मतलब नहीं है। कई बार ये समझ बन जाती है कि एफएलएन का मतलब है बच्चे किसी न किसी तरह से जोड़ बाकी कर लें और पाठ को पढ़ सकें, पर जो हम कह रहे हैं बुनियादी कौशल इससे कहीं अधिक हैं। और जब तक वो बच्चे के हासिल नहीं होते तो आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि एफएलएन को हम अच्छी तरह समझें। पार्थजीत, क्षमा करेगा, बहुत लंबा सा मैंने रिस्पांस दिया। नहीं नहीं, बल्कि काफी चीजों को काफी आपने मैं कुछ दिनों को दोहराऊंगा ताकि हमारे सारे जो साथी हैं उनको समझ पाएं ठीक से। आपने काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। भाषा सिर्फ एक विषय नहीं है, भाषा सीखने की आधारशिला है। ये कई जितने भी हम लोग सब अभिभावक हैं या शिक्षक हैं इस चीज को बहुत भली भांति जानते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही, भाषा को इसलिए अलग तरीके से समझना होगा। दूसरी आपकी बात मुझे जो अच्छी लगी कि केवल पहचान कर लेने से या कुछ अक्षरों को पहचानने से या जोड़ घटाव के कर देने के कौशल से ही हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बच्चे ने महारत हासिल कर ली है। और ये निपुण या महारत करना इन इन कौशलों में अत्यावश्यक है, ताकि वो बाद में आपका जो बुनियाद है वो पुख्ता बना रहे, तो पूरी इमारत ठीक ठाक बनेगी और किसी भी उसमें वो लड़खड़ाएंगे नहीं बच्चे बाद में। और आखिर में जो आपने बात कही डॉक्टर झिंगरन की, सिर्फ ये उसका एकदम पहचान कर लेना नहीं, बल्कि पढ़ने की रुचि, एक पढ़ने का रुचि होनी चाहिए बच्चों में। और उसी तरीके से संख्या ज्ञान में और गणित में भी बच्चों को उसको रोजमर्रा की जिंदगी में जब तक ला ना पाए, व्यवहार में न ला पाए, तब हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे उसमें वास्तव में निपुण हो गए हैं। तो ये बातें आपने बहुत कही, और मैं फिर से बात भाषा पर लाऊंगा, क्योंकि ये जैसा आपने कहा, ये एक्चुअली ये वास्तव में सीखने की आधारशिला है। और तो भाषा, कौन सी भाषा हो, और आप बहुत पहले से ही बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होने के पक्षधर रहे हैं। तो डॉक्टर झिंगरा, अगर आप इस पे बात कर पाए, क्योंकि हम बहुत बातें सुनते हैं इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के लिए अभिभावकों की कई कई बार रुचि रहती है, कई बार प्रेफरेंस रहता है, और हम देख भी रहे हैं कि इसकी वजह से कई बार सरकारी स्कूलों में नामांकन का दर थोड़ा घट रहा है। और तो इस पे आपका क्या मत है? और पहले तो ये कि मातृभाषा में, बच्चे का मातृभाषा में प्रारंभिक जो बुनियादी शिक्षा हो उसका होना क्यों आवश्यक है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें और थोड़ा हमें बताएं। जरूर, धन्यवाद पार्थजीत। और जैसा आप लोग सुन रहे हैं, पार्थजीत ने मेरे साथ प्रश्न पहले से साझा किए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए, प्रस्तुति भी है मेरी। तो ये जो विषय है, ये बहुत ही जरूरी विषय, और एक तरह से एफएलएन या निपुण तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि कक्ष में बच्चों के समझ का एक माध्यम नहीं हो।
और उस समझ का माध्यम एक ऐसी भाषा जिससे वो परिचित हों, जो वो जानते हों, बोलते हों, वो शुरुआती वर्षों में बहुत जरूरी है। मैं फिर से एक स्लाइड का सहारा लूंगा अपनी बात को रखने के लिए। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? जी, देख पा रहे हैं। पर ये आगे नहीं जा रहा है। अच्छा। ये स्लाइड मेरी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, ठीक है। जी थी, ठीक है, आ गया, ठीक है, स्लाइड भी आ ठीक गया। है। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक परिचित भाषा का पुल, एक परिचित भाषा का माध्यम कक्षा कक्ष में रहना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह, हर कक्षा कक्ष में हम बच्चों की घर की भाषा को पढ़ाने का माध्यम बना सकते हैं। ये मैं आगे बात रखूंगा। पर उस परिचित भाषा का कक्षा कक्ष में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना बच्चे सफल नहीं हो सकते हैं। और जो आपने कहा कि इसके क्या ऐसा क्यों जरूरी है, तो मैं पांच छह चीजें यहां पर बताऊंगा। एक तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि बेहतर समझ और उच्च स्तरीय सोच पाना, ये तो तभी हो सकता है जब बच्चे की भाषा का प्रयोग होगा। अगर हम बच्चे से पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, तुमने ये क्यों किया, तुम्हारी राय क्या है इसके बारे में, तो वो निश्चय ही अपनी भाषा में सोचेगा, अपनी भाषा में बता पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे सोचें, निष्कर्ष निकालें, तो एक समझ की भाषा, एक परिचित पहचानी भाषा कक्षा में होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे आप देख रहे हैं, मैं इधर से जा रहा हूं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की बात है ये। और एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, जिसमें ये देखा गया था कि जिन बच्चों का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान अच्छा होता है कक्षा कक्ष में, वो बेहतर सीखते भी हैं। ये एक तरह से एक प्री कंडीशन है, एक पूर्व शर्त है। तो ये और भी कुछ चीजें हैं, पर कम से कम अगर एक जानी पहचानी भाषा हो तो एक आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा जो मैं कह रहा हूं, यहां पर सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन, मैं 1 मिनट लूंगा। बहुत सारे शोध हुए हैं इस पर, रिसर्च हुई है। एक सबसे बड़ा इथियोपिया नाम का एक राष्ट्र है अफ्रीका में, जहां पर उन्होंने ये देखा, एक बहुत बड़ी स्टडी की, कि जिन बच्चों ने एक परिचित भाषा के माध्यम से 8वीं कक्षा तक पढ़ा, उनके 10वीं कक्षा में गणित और विज्ञान के जो प्रतिफल थे, जो रिजल्ट्स थे, वो उन बच्चों से बेहतर थे जिन्होंने छठी तक पढ़ा। और छठी तक पढ़ने वाले बच्चों का, जिन्होंने उससे बेहतर था जिन्होंने चौथी तक पढ़ा, और जिन्होंने बिल्कुल ही शुरुआत में अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ा। बहुत बड़ी स्टडी थी ये। और उसमें दिखाया गया कि गणित और विज्ञान में इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो सिर्फ भाषा की बात नहीं है यहाँ पर। और हम जानते हैं कि अगर एक भाषा अच्छी तरह सीखें तो वो अन्य भाषाओं को सीखने में बहुत सहायक होती है। और आप सभी शिक्षा जगत से जुड़े हैं, आप पढ़ाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक शिक्षक अगर बच्चों की भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चों की समझ की भाषा का, तो क्लासरूम जो है कितना पार्टिसिपेटरी बन जाता है, कितने बच्चे वहां पर सक्रिय हो जाते हैं, आगे बढ़ बढ़ के वहां पर जवाब देते हैं। तो ये कुछ औचित्य हैं, बहुत आसानी से आप लोग समझते भी हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और ये सब जो मैंने बताए, ये शोध आधारित बड़े बड़े रिसर्च के आधार पर ये निकले हैं। और वैसे हमारी कॉमन सेंस की समझ से भी हम यही समझ सकते हैं। अ, अब बात यह है कि हम अपने आप को, भारत में, बिहार में, हम लोग कहते हैं कि हम बहुभाषी हैं। बहुभाषी तो हैं हम लोग। कोई भी शायद नहीं होगा जो दो से अधिक भाषा नहीं जानता हो, समझना, बोलना और कुछ पढ़ना लिखना भी। पर भाषाओं का दर्जा अलग अलग है। और इसको एक कहा गया है कि ये एक तरह से असमानों की बहुभाषिकता है ये, जिसमें अंग्रेजी को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, और फिर जैसे हिंदी है बिहार में, और जो स्थानीय भाषाएं हैं वो
कुछ उनका स्तर कम माना जाता है, कमतर मानी जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम शिक्षा में भाषाओं का प्रयोग नहीं कर पाए। और जैसे बिहार में भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको कई बार बोलियां भी कहा जाता है, जबकि असल में आप देखें तो भोजपुरी, मैथिली, संथाली, ये सभी ऐसी भाषाएं हैं जो हिंदी से बहुत पहले से बोली जा रही हैं, और इनमें बहुत मौखिक और लिखित रचनाएं, संगीत आदि है। सेंसस के अंदर जो है वो इनको सबको हिंदी के एक छतरी के अंदर डाल दिया गया है, पर ये असल में अलग भाषाएं हैं। अब बात यह है कि हमको क्या करना चाहिए। हम ये जानते हैं कि भाषाएं बहुत सारी हैं, और ये भी हम समझ रहे हैं कि बच्चों की भाषाओं को कक्षा कक्ष में लेकर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सीखने का माध्यम है। नहीं तो सब कुछ सिर्फ रटना और एक तरह से याद करके और नकल करके काम करने वाला हो जाएगा। अब इनको कैसे शामिल किया जाए, ये बहुत सीधी चीज नहीं है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ चीजों को समझना जरूरी है कि बच्चों बच्चों की जो भाषा है और जो स्कूल की मानक भाषा है उसमें कितना अंतर है। हम सुरजापुरी लेते हैं या कुड़ुख लेते हैं, संथाली, और हिंदी में काफी अंतर होता है। बच्चों के परिवेश में क्या मानक हिंदी उनको सुनने को मिलती है? क्या वहां पर टीवी रेडियो ऐसा है? क्या शिक्षक बच्चों की भाषा जानते हैं, जो बच्चों की घर की भाषा जानते बोलते हैं? क्या कक्षा के लगभग सभी बच्चे उस भाषा पृष्ठभूमि से आते हैं क्या? इस तरह की कुछ चीजों को जब हम समझते हैं तब हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी रणनीति हम लोग, किस तरह की अप्रोच हम लोग लेंगे। हमारा ये प्रयास, अगर मैं बॉटम लाइन कहूं, प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों की भाषा, जो मैंने कई बार कहा, फिर से कह रहा हूं, शुरुआती वर्षों में बच्चों की एक परिचित भाषा का परिवेश उनको कक्षा कक्ष में मिले। माध्यम बनाया जा सके तो सबसे अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी संभव हो तो कैसे उनकी भाषा का प्रयोग कक्षा कक्ष में औपचारिक रूप से रणनीतिक तौर पे हो। ये नहीं कि शिक्षक चूंकि जानते हैं बच्चे नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत अनुवाद करके बता रहे हैं, पर पाठचर्या के हिसाब से एक तरह से पूरा उसको फाइनलाइज करके जो डिजाइन बना है उसमें किस तरह से बच्चों की भाषा का प्रयोग होगा, एक बहुत औपचारिक तरह से होना चाहिए। हो सकता है माध्यम तभी भी हिंदी रहे, पर लंबे समय तक, शुरुआती कक्षाओं में तो है ही, मौखिक रूप में और शुरुआती पठन और लेखन के लिए बच्चों की भाषा को हम कक्षा कक्ष में स्थान दे सकते हैं। और इस पर बहुत काम भी हुआ है भारत में कई राज्यों में। मेरी जो संस्था है हमने किया है, और भी कई संस्थाओं ने काम किया है, और ये देखा है कि अगर बच्चों की भाषा को आप कुछ तरीकों से क्लासरूम में लाएंगे तो बच्चों के सीखने का स्तर बहुत बढ़ सकता है। और आजकल सब कुछ एक होड़ सी लगी हुई है सीखने के स्तर को बढ़ाने के लिए। सब कुछ बाकी सब राज्यों में, बिहार में भी जरूर होगा कि लर्निंग आउटकम को कैसे बढ़ाया जाए, पर एक चीज हम भूलते हैं कि बच्चों की भाषा उसमें एक बहुत ही जरूरी एक पक्ष है जिसको हमको सामने रखना पड़ेगा। और अगर आप लोग बहुभाषी शिक्षण की, आप लोगों ने सुना होगा बहुभाषी शिक्षण की बात होती है, लगता है कि बहुत बड़ी सी कोई चीज है बहुभाषी शिक्षण। इसको अगर हम एकदम मोटे तौर पे देखें तो यह है कि हमें बच्चों की घर की भाषा, हिंदी जो कि माध्यम है, और अंग्रेजी, तीनों को लेके चलना है। हाँ, कब कौन सा कितने कितना और किस चीज के लिए प्रयोग करना है उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, पर बच्चों की भाषाएं कमतर नहीं है। वे आज शिक्षा के लिए हम उनको प्रयोग नहीं करते हैं, प्रशासनिक में प्रयोग नहीं करते हैं, पर वो एक लैंग्वेज के सभी पर्पस फुलफिल कर सकती है। तो उनको क्लासरूम में लेके आना है, और बच्चों की भाषा और संस्कृति के प्रति एक एक सम्मान रहे क्लास में। भाषाओं का मिला जुला प्रयोग हो। हम लोग जब हम सभी ऐसे परिवेश से आए हैं कि भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, कि एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो भाई
ये मिश्रण मत करो, अंग्रेजी में हिंदी मत डालो, हिंदी में अपनी अवधि मत डालो। तो ये बहुत जगह से, ये बहुत शोध से भी निकला है। और फिर मैं पार्थी जी लास्ट स्लाइड मेरी शेयर करूंगा इसके ऊपर, कि ये कुछ समय लगता है बदलने में। ये देखा गया है कि भाषाओं का विकास एक इंटर रिलेटेड मैनर में होता है, अंतर संबंधित तरीकों से होता है। और शायद ये नहीं चल रहा है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहा जाता है कि हमारे बच्चों के मस्तिष्क में एक सीमित जगह है। वहां पर अगर आपने बच्चों की भाषा का या हिंदी का गुब्बारा फुला दिया, उसको ज्यादा जगह दे दी, तो अंग्रेजी का एक गुब्बारा जो है वो उसको जगह कम मिलेगी, उसका विकास कम हो पाएगा। पर ये बहुत शोधों से और थियोरी में निकला है कि भाषाएं एक दूसरे के विकास को सपोर्ट करती हैं, और कोई ऐसी अलग जगह नहीं है कि हिंदी की जगह या अंग्रेजी की जगह है। तो भाषाओं का मिला जुला प्रयोग जितना होगा, आप देखेंगे कि बीच में बच्चे की भाषा आ रही है, कुछ हिंदी आ रही है, शिक्षक प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चों को सुविधा दे रहे हैं अपनी भाषा में जवाब दें। अगर आप पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, तो वो शायद अपनी भाषा में ज्यादा जवाब दे पाए। ये है जड़ बहुभाषी शिक्षण की। बहुभाषी शिक्षण जो है वो ये है कि भाषाओं को साथ में लेके चलना। कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो कमतर है। जो समझ की भाषा है उससे शुरुआत करते हुए बाकी सभी भाषाओं को साथ में लेके चलना, ये एक मंत्र है जो हमको याद रखना चाहिए। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल सार्थक बात है, क्योंकि हमारे भारत के राज्यों में भाषाओं की, और आपने कहा जैसे बोलियों की, इतनी विविधता है। और इसी बात से तो कहते हैं कि जो कि कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पे वानी। तो आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया भी है कि किस किस तरीके से प्रयोग हुए हैं कई राज्यों में, चाहे वो लैंग्वेज सर्वे को लेकर हो, पता चले कि कितने कौन से भाषा, बच्चों की घर की भाषा क्या होती है, और उसके अनुसार फिर किस तरह की रणनीतियां तय की जाएं, और फिर अपने मटेरियल्स में, चाहे उसमें बहुभाषी शिक्षण किस तरीके से सार्थक किया जा सकता है। ये काफी आवश्यक है इसको समझना, क्योंकि हमारी भारतीय भाषाओं में ही इतनी विविधताएं हैं और इतनी बोलियां हैं, कि उसको कक्षा में सम्मिलित करना और हर भाषा का सम्मान होना, ये अपने आप में पहला कदम होगा। अंग्रेजी की जहाँ थोड़ी सी बात कर रहे थे हम लोग, डॉक्टर झिंगरन, वो एक तरीके से है कि क्योंकि लगता है कि व्यवसाय और मतलब अर्थव्यवस्था में शामिल होने के लिए, रोजगार के लिए काफी अत्यावश्यक हो जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कई राज्यों में, और बिहार में भी पहली कक्षा से ही अंग्रेजी का एक विषय है। तो इसमें दो विषय आती है, कई बार आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक तो यह है कि अंग्रेजी का एक विषय होना, दूसरा कई राज्यों ने यह निर्णय भी लिया है कि इंग्लिश मीडियम में, मतलब अंग्रेजी के थ्रू ही, अंग्रेजी के मीडियम के थ्रू ही शिक्षण होगा, और शिक्षक उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। और लेकिन कई बार हम देखते हैं, एक तो हमारे शिक्षकों में ही ना ही अंग्रेजी के शिक्षकों की नियुक्ति होती है, ना ही हमारे शिक्षक जो उसको बच्चों की मातृभाषा से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके साथ आपने जो ब्रिज दिखाया है वो ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां ये दोहरा मुश्किल आ जाता है कि फिर अंग्रेजी के साथ कैसे पढ़ाएं बच्चों को, हम गणित कैसे अंग्रेजी में पढ़ाएं। और वास्तव में ये समस्या है, बट इस पे आपका विचार क्या होंगे अंग्रेजी को लेकर, अगर आप बताएं। पहली बात तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी को माध्यम बनाना शुरुआती कक्षाओं से, इससे शायद कोई भी और खराब पॉलिसी नहीं हो सकती, कोई डिसीजन नहीं हो सकता। और जो बच्चे इस समय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो शायद पूरे देश के सबसे वंचित बच्चे हैं इस समय। और शिक्षा में वो कभी भी सोचना, और जो नई राष्ट्रीय नीति कह रही है कि क्रिएटिविटी और सोचना, चिंतन करना, वो कभी भी नहीं हासिल कर पाएंगे। मैं उन उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि एक वंचित परिवेश से आते हैं। जो अपने बड़े पब्लिक स्कूलों में है वो बात अलग है, उनको घर में बहुत सपोर्ट मिलता है। तो अंग्रेजी को माध्यम बनाना तो न केवल बच्चों के हित में नहीं है, हम अपने पूरे
देश के लिए एक बहुत ही नुकसानदेह काम करेंगे, अगर ऐसा है तो, होता है तो, और हुआ है कुछ जगह। अंग्रेजी सीखना जरूरी है, ये तो बिल्कुल है। आज के समय में अंग्रेजी सीखना जरूरी है। पर अंग्रेजी सीखने के बारे में कुछ मिथक हैं, जैसे कि अच्छी अंग्रेजी तब सीखी जा सकती है जब उसको हम नर्सरी से, केजी से, जो भी आप कहें, एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे। ये एक मान्यता है, और इसको बढ़ावा भी मिला है प्राइवेट स्कूलों से और अन्य इसमें। तो ये मिथक ऐसे हैं कि जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा होगा, जितना ज्यादा समय दें उतनी ही अच्छी अपरिचित भाषा सीखेंगे। एक उपमा भी दी जाती है कि बच्चों को अगर आप पानी में फेंक दें तो वो खुद ब खुद तैरना सीख लेंगे, है ना। वो एक्चुअली सही नहीं है, बट कहा भी जाता है अंग्रेजी के लिए कि भाई ठीक है ना, अंग्रेजी माध्यम में डाल दिया, अब कुछ ना कुछ करके बच्चा जो है वो समहाउ नेविगेट करके कुछ सीख लेगा। सारे मिथक हैं। और जो मैंने पहला बताया था कि मस्तिष्क में एक भाषा के विकास के लिए कुछ सीमित जगह है, और अगर आपने बहुत समय हिंदी पर लगा दिया या बच्चे की भाषा पर लगा दिया तो फिर बाद में अंग्रेजी जो है वो उसमें मुश्किल हो जाएगी। जो मैं स्लाइड नहीं दिखा पाया उसमें ये था कि अ, जैसे मैंने कहा कि भाषाओं का विकास एक अंतर संबंधित तरीके से होता है, और एक भाषा को अगर बढ़ावा दिया जाता है, विकसित होती है अच्छी तरह से, तो वो दूसरी भाषा को सीखने में बहुत सहायक होती है। बहुत सारी चीजें फिर से सीखनी नहीं पड़ती हैं। अगर बच्चे ने हिंदी में अच्छी तरह से ये सीख लिया कि कोई भी, जैसे ईमानदारी का क्या मतलब है या छल का क्या मतलब है, और उस पर बहुत सारी बातचीत हो गई, तो नई भाषा में, अंग्रेजी में, सिर्फ उसका लेबल बदलना है। बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि इस चीज का लेबल ऑनेस्टी कहते हैं इंग्लिश में, और उस कॉन्सेप्ट को, उसको समझने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए और कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। लिखने के तरीके के और पढ़ने के तरीके में बहुत सिमिलैरिटी होती है, वो ट्रांसफर हो जाती हैं, पहली भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफर हो जाती हैं। ये कि आप एक अगर वर्ण है तो उसकी एक ध्वनि होती है। हाँ, अंग्रेजी में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, पर ये समझ कि एक वन टू वन कॉम्बिनेशन है ध्वनि और प्रतीक का। ये चीजें एक भाषा में अगर बच्चा सीख लेता है तो दूसरी भाषा में फिर से सीखने की जरूरत नहीं होती है। तो उस पॉइंट को मैं कह रहा हूं कि ये जो बात है कि जल्दी शुरू करना, ज्यादा समय देना, मस्तिष्क में जगह होना, ये सब गलत है। अ, जरूरी यह है कि अपरिचित भाषा किस तरह सिखाई जाए, वो बहुत जरूरी है। अंग्रेजी किस तरह सिखाई जाए। अभी अंग्रेजी में क्या होता है, शिक्षक शुरू करते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल से ज्यादातर शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी और दूसरे तरीके नहीं देखे हैं, समझे नहीं हैं। खुद भी थोड़ी कठिनाई होती है अन्य तरीकों को अपनाने में। पर जो अच्छा तरीका है भाषा सीखने का, जो आप जानते हैं बच्चे घर पे कैसे सीखते हैं, या आपने कौन सी नई भाषा से कैसे सीखी, बहुत सारा मौखिक एक्सपोजर, स्वाभाविक तौर पे उस भाषा को सुनना, सुनना और संदर्भ में फिर समझना, कहानी सुनाना, बातचीत कर पाना, कुछ शब्दावली विकास हो जाए शुरू में कि बच्चा कुछ संज्ञाएं समझ ले, कुछ क्रियाएं समझ ले, ये भी जरूरी है। और अंग्रेजी के लिए मल्टीलिंगुअल अप्रोच, वही बहुभाषी अप्रोच, मतलब बच्चे को जो सहारा चाहिए, जिस भाषा का सहारा चाहिए, वो भाषा का प्रयोग करना। ये नहीं कि अभी अंग्रेजी का समय है बेटे, अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं बोलना सीखना है। और एक दो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, कि जो भी हम बात करें, जो भी बच्चे को पढ़ने के लिए दें, वो हर समय पर कॉम्प्रिहेंसिबल हो। कॉम्प्रिहेंसिबल से मतलब समझ समझने योग्य हो, बच्चा समझ पाए। तो ये कुछ रणनीतियां हैं जो अपरिचित भाषा सीखने के लिए जरूरी है, और शायद हम अंग्रेजी की क्लास में इनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे मैंने कहा कि कुछ शिक्षकों की अंग्रेजी में कुशलता भी कम हो सके, तो अंग्रेजी सीखना जरूरी है। सीखने के लिए शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ाना बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, और शायद हानिकारक है। माध्यम तो खैर
सोचना भी नहीं चाहिए, पर शुरू से पढ़ना जरूरी नहीं है। और इसका मैं एक कारण और आपको बताता हूं। हम सभी का मानना है, कॉमन तौर पे हम क्या कहते हैं, बच्चे भाषा आसानी से सीख लेते हैं। आप सभी कहते हैं हम लोग, है ना। बच्चे को अगर बच्चा 2 3 4 5 भाषाएं, कोई दिक्कत नहीं होती बच्चे को, बिल्कुल सही है। पर कैसे? अगर घर पे या जहां पर भी है उसको ये बात सुनने के लिए मिले, स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी चीजें उसको हम संकेत से भी समझा रहे होंगे, इस तरह से बच्चा अपने आप पिकअप करता है। पर हम क्या करते हैं, अंग्रेजी शुरू करते हैं, सिखाना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, एक पाठ्य पुस्तक ले लेते हैं। और बहुत सारे शोधों में निकला है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो भाषा पिकअप करते हैं स्वाभाविक तौर पर, न कि पढ़ाने से। बड़े होकर 8 9 10 वर्ष के बच्चे, आप नई भाषा अगर पढ़ाते हैं तो सिखाकर, पाठ्य पुस्तक प्रयोग कर कर भी हम ट्राई कर सकते हैं। पर यह कहना कि 5 वर्ष का बच्चा है आसानी से भाषा सीख लेगा, एक टेक्स्ट बुक लगा दो अंग्रेजी की या फ्रेंच की लगा दो, वो नहीं होने वाला है। क्योंकि उसके मस्तिष्क में भाषाओं को की तुलना करने की जो एक जिसको हम कहते हैं मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, वो तब तक नहीं बनती है। और उसके बाद बच्चे नई भाषाएं ज्यादा आसानी से पिकअप करते हैं। हाँ, घरुआ परिवेश में शब्द और भाषा पिकअप करना आसान होता है, पर हम तो उस तरह से कक्षा कक्ष में नहीं पढ़ाते हैं। तो आखिर में मेरे अंग्रेजी के बारे में मैं समावेश करता हूं, जरूरी है पहले हिंदी की अच्छी दक्षता बन जाए, उसके लिए जो भी हमको बच्चों की भाषा का सहारा लेना है वो भी रहना चाहिए। बहुत सारा मौखिक रूप से काम बहुत जरूरी है अंग्रेजी में शुरुआत में, जिससे कि बच्चे कहानी सुने, समझे, चर्चा हो, और शिक्षकों की अच्छी तैयारी हो जाए अंग्रेजी भाषा के ऊपर। तो ये कुछ चीजें हमको करनी पड़ेगी। धन्यवाद पार्थ जी। धन्यवाद। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि डायरेक्टर प्राइमरी सर मिथिलेश मिश्र सर आ गए हैं। और सर, हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे भाषा भाषा कैसे सीखने की आधारशिला होती है, और हमारी बहुभाषी शिक्षा, इतनी बोलियां हैं हमारे देश में हर राज्यों में, तो उसके ऊपर डॉक्टर झिंगन अपने सुझाव और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे थे। सर, आपसे जानना चाहेंगे शुरू करने के लिए कि निपुण बिहार जो हम लोगों ने लगभग राज्य में, जब केंद्र में भी 2021 में इसको निपुण भारत के रूप में लाया गया, उसी साल ही तैयारी और सारी कुछ चीजें राज्य में कर ली गई। तो अभी इस रूप में सर, मुख्य तौर से प्राथमिकताएं आप निपुण बिहार की क्या देखते हैं? और हम लोग, मैं बता ही रहा था कि बिहार में प्राथमिक शिक्षा में इतने बच्चे हैं, इतने 38 जिलों में। हमारे कुल पूरे प्राथमिक कक्षाओं में देखें तो 1 करोड़ से आसपास के आसपास बच्चे हैं जो इतने सारे विद्यालयों में। तो क्या समस्याएं हैं? हम लोग ये बात कर रहे थे कि नीतियां रखना, अच्छी नीतियां, अच्छे प्रोग्राम होना एक बात है, बट उसको अभ्यास में ला पाना, और यहाँ पर कक्षा में शिक्षक, शिक्षण प्रणाली, पढ़ने सीखने की प्रक्रिया को हम बदलने और लाभा अच्छा करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या समस्याएं हैं राज्य सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से? अभी निपुण बिहार की क्या क्या प्राथमिकताएं आप देख रहे हैं, और क्या क्या आगे के लक्ष्य आप देख रहे हैं? सर, आपसे सुनना चाहेंगे। पार्थ जी जी, नमस्कार। और धीरे धीरे भी जुड़े हुए सर को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने एक मौका दिया या प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। हमारे आज जिलों से सभी शिक्षा पदाधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत से शिक्षक जुड़े हुए हैं, और बहुत से शिक्षा प्रेमी जुड़े हुए हैं जो इस विषय को जानना समझना चाहते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। विलंब से जुड़ने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। निपुण भारत के तहत हम लोग जो निपुण बिहार कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके लिए देखिए, एक तरह से देखा जाए तो हमारी मध्यवर्ती समीक्षा का समय आ गया है। जैसे फिल्मों में होता है ना कि इंटरवल का टाइम आ गया है, उस तरह से हमारा लगभग आधी जर्नी हम लोग इस साल पूरी करेंगे। लेकिन सही मायनों में हम लोग निपुण बिहार का जैसा परिवेश होना चाहिए था उसको पिकअप नहीं कर पाए हैं। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी जो तैयारी होनी चाहिए थी उसमें तैयारी हमारी बहुत अच्छी है, 2 कारणों से। पहला कारण ये कि पिछले साल शिक्षा विभाग में करीब करीब 2 लाख नए टीचर्स की ज्वाइनिंग हुई है। तो फ्रेश माइंड, फ्रेश एनर्जी, फ्रेश लोग हमारे पास आए हुए हैं,
जो शिक्षा विभाग में काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास है, और इसीलिए इस कार्यक्रम के तहत मैं जुड़ा भी हूँ आज, कि ये बात सब तक पहुंचे। अभी 5 जुलाई को हम लोगों ने निपुण दिवस का आयोजन किया, और सभी हमारे शिक्षा पदाधिकारी उसमें जुड़े हुए थे। और हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 5 जुलाई से लेकर 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, इस बीच का जो पूरा 2 महीने का समय है, हर एक दिन हम लोग निपुण बिहार के बारे में चर्चा करें, कुछ ना कुछ कार्यक्रम करें, और कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि लोगों के जुबान पर ये कार्यक्रम आ जाए। कई बार हमारे कार्यक्रम सरकार की योजनाओं जैसे चलते हैं और लोगों तक उसकी कनेक्टिविटी नहीं होती, उसमें जन भागीदारी या लोगों को वो मैसेज नहीं जाता है। कुछ कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और लोग उसमें जुड़ते हैं। तो जब तक हमारा टारगेट व्यक्तिगत रूप से और विभाग का ये मानना है कि जब तक हर एक शिक्षक, तो चाहे सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, और हर एक अभिभावक जब तक इस निपुण भारत को, निपुण बिहार के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा, इसकी अहमियत को नहीं समझेगा, तब तक हमारे 6 साल का समय बीत भी जाएगा, और फिर बाद में पता चलेगा कि निपुण भारत जैसी कोई स्कीम चली थी और इसका इसका ये लक्ष्य था, और ये इतना लक्ष्य आंकड़ों में सिर्फ रह जाएगा। आंकड़े बहुत उत्साहजनक नहीं है। हम लोगों ने जो बेसलाइन सर्वे किया था, उसके आधार पे अलग अलग सब्जेक्ट में 12 से 17% ही प्रोफिशिएंसी थी। तो बहुत लंबा गैप है जो हमें हासिल करना है। और हमारी पृष्ठभूमि में क्या था कि स्कूल हमारे पास थे, बच्चे हमारे पास थे, लेकिन शिक्षकों की कमी थी। तो इस पृष्ठभूमि में हम निपुण भारत या निपुण बिहार के लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह से नहीं प्राप्त कर सकते थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास पिछले साल का है कि हम लोगों ने 2 लाख शिक्षकों की बहाली की है, और बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो जो फ्रेश माइंड आया है, जो फ्रेश एनर्जी आई है, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज हमारे पास है कि पिछले 1 साल में हम लोगों ने स्कूल के इंस्पेक्शन के ऊपर, शायद अगर ये आंकड़ों में देखा जाए तो मतलब ह्यूमन काइंड में और स्कूल के इतिहास में सबसे बड़ा अभियान होगा कि करीब 8,000 लोगों ने 80,000 विद्यालयों का प्रत्येक दिन निरीक्षण किया है। एक व्यक्ति ने लगभग 10 स्कूलों का प्रतिदिन निरीक्षण किया है। तो स्कूल को लेकर जो एक सरकारी स्कूलों के ऊपर आरोप लगता था, विशेष रूप से शिक्षक के ऊपर, कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं, वो उस फिनोमेना से हम बाहर आ चुके हैं। और ये कि शिक्षक स्कूलों में बच्चे नहीं पहुंचते हैं, उस फिनोमेना से बाहर आ चुके हैं। जुलाई में जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन करना शुरू किया था, तो ऐसे स्कूलों की संख्या जहां अटेंडेंस 50% से नीचे है, ऐसे स्कूल करीब पूरे राज्य में 70% थे, और 75% से उपस्थिति वाले स्कूल इकाई अंक में थे। लेकिन साल भर के इंस्पेक्शन के बाद एक फायदा ये हुआ है कि आज के दिन में हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं या हमारे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। जो लोग भी ड्यूटी पर हैं, शिक्षक, वो स्कूल में है, जिन बच्चों को पढ़ना है वो स्कूल में है। तो 1 साल में हम लोगों ने ये 2 बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिए कि हमारे पास फ्रेश टीचर आ गए, और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं और एग्जिस्टिंग बच्चे हैं वो आज हमारे स्कूल में है। इस साल का हमारा जो सेटअप है, उस सेटअप में अब हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जा रहे हैं। एक और बैकग्राउंड हमारे पास है पिछले साल का, निपुण के अभियान के तहत ही हम लोगों ने क्लास 3 के ऊपर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए मिशन दक्ष का रखा था कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत इस बात को रेखांकित किया गया कि जो बच्चे कमजोर हैं और जिनके लिए मिशन निपुण नहीं है, जो क्लास 3 के ऊपर चले गए, क्लास 5 में है, क्लास 6, 7, 8 में है, और वो बच्चे सिस्टम से अब आउट होने वाले हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो इमरजेंसी प्रोविजन के तहत हम लोगों ने उनके लिए मिशन दक्ष का कार्यक्रम रखा, और करीब 36 लाख बच्चे उस मिशन दक्ष में शामिल थे। करीब 5.5 लाख टीचर्स ने उनको पढ़ाया, और सेशन के लास्ट में हम लोगों ने 22 लाख बच्चों की अलग से परीक्षाएं ली हैं। आरटी के तो अलग, आरटी में जो क्लास 5 और 8 में बच्चे अच्छा नहीं कर पाए थे, उनकी परीक्षाएं तो हुई हैं। उसके अलावा हम लोगों ने 22 लाख बच्चों की अलग से परीक्षा ली। तो एक ये माइंडसेट सभी टीचर्स में, सभी छात्रों में चला गया है कि जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से हमको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए अलग से समय देना पड़ेगा, उसके लिए अलग से क्लासरूम अरेंज करनी पड़ेगी उसके लिए। तो उसी में से ये बात उस विमर्श से निकल के आई कि बच्चे कमजोर होते ही क्यों हैं। क्लास 8 में बच्चा पहुंच गया और भाषाई
बुनियादी और न्यूमरेसी उसकी कमजोर है। तब निपुण की महत्ता लोगों को और समझ में आई। अगर हम डायरेक्ट लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्लास 1 में आपका बच्चा कमजोर है या क्लास 2 में बच्चे को नहीं पढ़ने आता है, तो लोगों को कहता है कि अच्छा ठीक है, क्लास 2 में कमजोर है तो क्लास 3 में सही हो जाएगा, क्लास 5 में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब क्लास 8 का बच्चा भी कमजोर है तो हम लोगों ने इस बात को रेखांकित कर दिया कि अगर क्लास 1 और क्लास 2 का फाउंडेशन उसका अगर कमजोर है तो क्लास 7th 8th में वो बच्चा बहुत अच्छे से पिकअप नहीं कर पाएगा, वो क्लास में पीछे रहेगा, और क्लास में जो नई चीजें सीखनी थी उसको 6th 7th 8th में उस चीजों को भी वो सीख नहीं पाया। तो जो पूछ रहे थे कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है, तो इस 3 बैकग्राउंड के आधार पर 2 लाख नए शिक्षकों की भर्ती, सभी शिक्षकों की क्लास में उपस्थिति, और जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मिशन दक्ष का एक सफल एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने जो किया है पिछले साल, उसके आधार पर अब इस बार बैकग्राउंड एकदम क्लियर है हमारा कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों का पढ़ाई में क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। हम लोग दो तरफा प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सफिशिएंटली सैचुरेट करने की बात हो रही है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, और दूसरी तरफ क्लासरूम का जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके लिए बहुत से चीज़ों का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर उसको एक शब्द में मुझे बोलना हो, इस साल का हमारा जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन होगा उसका ट्रम्प कार्ड क्या है, तो हमारा ट्रम्प कार्ड है नोटबुक। अगर जो चीज़ें, जैसे हम लोगों ने बचपन में सुना था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पढ़ाई तक लाने के लिए ब्लैक बोर्ड के नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया और उन लोगों ने पढ़ना सीखा उस जनरेशन ने। इस साल के लिए शिक्षा विभाग का एक शब्द में अगर मैं अपना एजेंडा बोलूं तो वो है नोटबुक। क्लासरूम में बच्चों की नोटबुक दुरुस्त होनी चाहिए, डेट वाइज सब्जेक्ट वाइज नोटबुक हो, उसमें डेट वाइज जो भी लिखना है लिखें, और जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उसका करेक्शन करें ताकि बच्चों को अपने सही और गलत का पता चल सके। तो जो लिखने की कमजोरी हमारी है, जो पढ़ने की कमजोरी रिफ्लेक्ट होती लिखने में। अब अगर कोई बच्चा लिख लेता है इसका मतलब वो पढ़ भी सकता है और सही से उसका ज्ञान अर्जन भी हुआ है। तो इस साल का अगर मैं सरकार की प्रायोरिटी को बोलना चाहूँ, शिक्षा विभाग की प्रायोरिटी, तो मेरी प्रायोरिटी नोटबुक की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले साल का 3 जो पॉजिटिव और रीइंफोर्समेंट हमारे पास है, उससे इस साल का हम लोग अपना जो मिशन कहिए, ऑपरेशन कहिए, नोटबुक से हम लोग एफएलएन में और निपुण भारत में बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद सर। और थैंक यू। वाकई में अगर हम इसको जो इनपुट्स की भाषा में कहें कि जो विद्यालय में होना चाहिए, एक एक अच्छे विद्यालय में उस तरीके से आधारभूत संरचना की बात की, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट और निवेश किया गया है राज्य की तरफ से। 2 लाख टीचर्स की बहाली इतने बड़ी संख्या में, ये अपने आप में बधाई के पात्र हैं। मतलब सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक है इस सब में। तो शिक्षकों का होना और सटीक संख्या में होना, ये सबसे पहली और बेसिक बात है। ये राज्य सरकार ने उसको इंश्योर किया है। और उसके बाद आपने जैसा कहा कि एक तरीके से जो स्ट्रगलिंग लर्नर्स हैं उसके लिए जो मिशन दक्ष आपने किया है, जो बच्चे छूट गए हैं, जो इन बेसिक बुनियादी कौशलों को नहीं सीख पाए हैं, उनको भी उनको करने के लिए अभियान चलाया गया। सभी शिक्षकों ने इसमें किया, पार्टिसिपेट किया। तो आपने सर ये भी बोला, जैसे हम लोग राज्य की तरफ से बहुत सारी समग्र शिक्षा के मद से जो बहुत सारे प्रावधान है उसके लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए और कक्षा में सीखने सिखाने की तौर तरीकों को सुधारने के लिए बहुत सारे जैसे कि हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्धि कराई गई है। शिक्षकों की इस पे लगातार ट्रेनिंग भी होती है, इन पर्सन भी होती है और ऑनलाइन भी ट्रेनिंग हो रही है। तो इसका कुछ उद्देश्य है कि, और जैसा आप कह रहे थे कि एक शब्द में कि बच्चे अभ्यास करें, नोटबुक या वर्कबुक भी बच्चों को दिया जा रहा है। टेक्स्ट बुक के अलावे टेक्स्ट बुक में भी सुधार का काम हुआ है। उसमें डॉक्टर चिंगरन की जो संस्था है लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन, उसने, बाकी लोगों ने भी उसमें गणित में और भाषा में काम हुआ है। काफी अच्छे उसमें भी सुधार जो हो सकते थे वो किए गए हैं। मैं एक तरफ डॉक्टर झिंगरन को एक हमारे लिए चित्र, बट मतलब चित्र बनाने की बनाने का अनुरोध करूंगा कि एक सफल और आदर्श एफएलएन और का क्लासरूम कैसा दिखे, उसमें बच्चे कितने, बच्चा कब बोले, कैसे बोले, शिक्षक कब बोले, कितना बोले, क्या हो रहा होगा उस क्लासरूम में, उस कक्षा में,
और जैसा कि सर आपने भी कहा, अभिभावक का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसमें बहुत उनका भी दायित्व है, कम्युनिटी का जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, लोगों का। ये एक, ताकि ये एक मिशन एक दस्तावेज में, कागजों में न रह जाए, मिशन निपुण पर ये जीवन में, अभ्यास में आ जाए। तो हम उन चीजों पे तब आएंगे, लेकिन एक एक कई आदर्श विद्यालय और कई आदर्श कक्षाएं भी होती हैं। तो एक आदर्श एफएलएन कक्षा की चित्र मैं डॉक्टर झिंगरन से चाहूंगा वो हमारे लिए बनाए, और फिर हम उसमें देखें कि हम उसमें कहाँ पहुंचे हैं बिहार में, कहाँ हमें क्या करने की जरूरत है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर झिंगरन। धन्यवाद। पहले तो मैं बिहार सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, पहल हैं, उन पे बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं। पार्थजीत, इस पर मैंने बहुत ज्यादा अभी सोचा नहीं कि क्या कह सकता हूँ, तो कुछ चीजें जो कहूंगा। एक तो यह है कि बच्चे कक्षा कक्ष में सक्रिय होने चाहिए, ये सीखने की पूर्व शर्त है। बच्चे अगर सिर्फ कुछ बोला जा रहा है उसको सुन रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, या नकल करके बोर्ड से या पाठ्य पुस्तक से लिख रहे हैं, तब सीखने का काम नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज है, किसी भी कक्षा कक्ष में हम जाते हैं तो हमको ये दिखे कि बच्चे किसी न किसी काम में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। वो काम पाठ को सुनने का भी हो सकता है, लिखने का हो सकता है, पढ़ने का हो सकता है, आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी विषय पर। तो ये सबसे पहली चीज है जो हमको, और इसको मापा जा सकता है क्लासरूम में जाकर कि कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या ये सक्रिय हैं कि नहीं। सक्रिय जुड़ाव के अलावा सीखना संभव नहीं है के बाहर। एक तो पहला ये कहूंगा मैं। दूसरा, भाषा के लिए ये कह सकते हैं कि बच्चों को बोलने के बहुत सारे मौके मिले, अपने आप को अभिव्यक्त करने के। कई बार शिक्षक अधिक बोलते हैं, समझाते हैं, वो भी जरूरी है, पर एक संतुलन रहे कि बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए। शिक्षक थोड़ा सा पेशेंस के साथ रुकें अगर बच्चे कुछ समय ले रहे हैं बोलने के लिए, और उनसे जब बातचीत हो तो कुछ ना कुछ उच्च स्तरीय बात भी हो। ये नहीं सिर्फ कि बिल्ली के कितने बच्चे थे, पर जो मैंने पहले भी कहा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, वो बहुत जरूरी है आगे जाकर एफएलएन में, जिसको हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ के समझना। अगर सुन के समझना अच्छी तरह हो जाता है तो पढ़ के समझने में एक बहुत ही, अगर हम स्वाभाविक तौर पे कहें तो उसमें बच्चा जब एक बार डिकोडिंग सीख लेता है, शब्दों को पहचानना सीख लेता है, और उसने बहुत सारा काम मौखिक रूप से किया हुआ है, तो पढ़ के समझना आसान हो जाता है। ये दूसरा कहूंगा। तीसरा कहूंगा कि जैसे मैंने भी कहा था कि बच्चों की भाषा का प्रयोग, जिससे कि बच्चों की समझ हर समय अच्छी बनी रहे। और चौथा मैं कहूंगा, गणित के लिए सामग्री का प्रयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं गणित में हमको ठोस वस्तुओं से शुरू करना है, चित्रों का प्रयोग करना है, उसके बाद ही हम प्रतीक पर जाकर, और जो हम जिसको कहते हैं सवाल, तो वो बहुत जरूरी है, वो कम होता है हमारी कक्षाओं में। आखिरी बात है, बच्चों को अभ्यास के मौके मिले। अभी नोटबुक की बात आई, बहुत अच्छी बात है, उसी में थोड़ा सा उसको अगर व्यवस्थित कर दिया जाए कि बच्चे क्या करेंगे हर रोज, उनके लिखने का या पहचानने का क्या काम रहेगा। तो उससे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए किसी भी अवधारणा को पक्का बनाने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी होता है। तो वो अभ्यास के मौके मिले उनको। जैसे पढ़ना, बच्चे पढ़ना सीख नहीं सकते जब तक वो खुद नहीं पढ़े। अभी बहुत सारी कक्षाओं में क्या होता है, शिक्षक या कोई अच्छा छात्र है जो पढ़ना जानता है, वो क्लास के आगे आकर और पढ़ता है, और बच्चे सब दौरान रिपीट करते हैं। ये जो गतिविधि है बहुत सारी कक्षाओं में देखी जाती है, पर इसमें क्या हो रहा है, बच्चे सुन के बोल रहे हैं, उसमें पढ़ नहीं रहे हैं। तो पढ़ना, उनका अभ्यास खुद पढ़ने का होना चाहिए। तो ये तीन चार चीजें मैं इस समय कहूंगा। धन्यवाद जहीमन सर। सर आपने अभी, डायरेक्टर सर आपने अभी स्कूलों में जो अनुश्रवण हमारे हुए हैं, और काफी तादाद में, रेगुलरली, काफी डेली उसकी मॉनिटरिंग भी होती थी। लेकिन इसमें हमने जो देखा, और अमूमन ये बिहार में ही नहीं बट बाकी हम लोग कई राज्यों में भी काम कर रहे हैं, तो वहां भी देखते हैं कि
हो क्या रहा है कि जिस तरीके से टीचिंग जो अधिगम सामग्री है, शिक्षण अधिगम सामग्री और कई सारी चीजें, डॉक्टर झिंगरन ने गणित के लिए मैथ्स किट भी कई जगह दिए जाते हैं और हमने भी बिहार में इसको उपलब्ध कराया है स्कूलों को। बट हो अब ये अनुश्रवण में अक्सर ये देखा जा रहा है कि शिक्षक इनका उपयोग प्राय नहीं करते हैं। कई बार ये समस्या होती है कि वो समय समय रहते ससमय वो पहुंच नहीं पाते हैं स्कूलों में, उसमें विलंब होता है। बट इसमें भी मैं डॉक्टर झिंगरन को बताना चाहूंगा और सबको भी, इसमें भी काफी इस बार बिहार में हमने सजगता से समय से पूर्व और सही समय में सारी सामग्रियों को स्कूलों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध कराने का काम सरकार ने किया है। पर सर आपसे जानना चाहूंगा डायरेक्टर सर की जो उपयोग नहीं करते हैं और हम लोग देख रहे हैं अनुश्रवण में कि स्कूलों के अनुश्रवण में कि शायद इसकी मतलब इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसा हम कह रहे थे, शायद उन्होंने खुद इस तरीके का शिक्षण अनुभव नहीं किया है, इस चीज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और उसका उद्देश्य क्या है। और ये तो जरूर है कि हम उसको मॉनिटरिंग में मतलब फॉलो अप करें और उसको जिले को बोले और जिला फिर ब्लॉक और बाकी लोगों को बोले। बट मुझे जो लगता है, जो शायद हम लोग कह रहे थे कि जैसे बच्चों के लिए समझ के साथ पढ़ना जरूरी है, शिक्षकों के लिए इन शिक्षण सामग्रियों को और बाकी चीजों को समझ के साथ उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो उसके लिए सर हम किस तरीके से कदम उठाने का सोच रहे हैं और इन चीजों को जो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं बच्चों के अभ्यास के लिए, वर्कबुक, शिक्षकों के लिए संदर्शिका भी दी जा रही है, बाकी ट्रेनिंग भी हम लोग करते हैं कि अब इस तरीके से हमें ध्यान देना होगा, अधिगम प्रतिफल की तरफ हमें सजग रहना होगा, बच्चे सीख रहे हैं, अभ्यास का समय, बाकी चीजें। तो इसके लिए किस तरीके के कदम हम उठा रहे हैं और उठाना चाहते हैं, डायरेक्टर सर आपसे सुनना चाहेंगे। जी थैंक यू। फिर से बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, लेकिन आपने सवाल के साथ साथ जवाब भी दे दिया उसमें। देखिए ऐसा है कि सर को मैं बताना चाह रहा था कि इस बार हम लोगों ने बहुत सजगता के साथ इस चीज को देखा कि पिछली बार जो ट्रेनिंग थी वो भी थोड़ी लेट हो गई। जब ट्रेनिंग होनी चाहिए थी तो ट्रेनिंग थोड़ी विलम्ब से शुरू हुई, ताकि समय से चीज़ों का उपयोग नहीं हो पाया। टेक्स्ट बुक को जब पहुंचना चाहिए था, बच्चा क्लास में एडमिशन ले लेता है तो डे वन उसको टेक्स्ट बुक की आवश्यकता पड़ती है, नोटबुक की आवश्यकता पड़ती है। तो पिछले सालों में किताबें थोड़ी विलम्ब से गई, कई जगह नहीं गई, कई जगह अपर्याप्त मात्रा में सेट्स थे तो सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो पाई। लेकिन इस बार हम लोगों ने ध्यान रखा था कि 1 अप्रैल से जब नया सेशन शुरू हो तो बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए। हम लोगों ने कमोबेश इस पूरे राज्य के लिए इस टारगेट को अचीव भी किया, और इसके लिए जो हमारे टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन के तमाम कर्मी और अधिकारी हैं इसके बधाई के पात्र हैं। जो हमारे प्रिंटर्स हैं और इस पूरी सप्लाई चेन में जितने भी लोग लगे हुए हैं, हमारे जो सभी शिक्षक हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। कुछ एक जगह पे ऐसा देखा गया कि किताबें स्कूल तक पहुंच गई हैं, ब्लॉक सेंटर तक पहुंच गई हैं, इलेक्शन की वजह से या छुट्टियां होने की वजह से बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई हैं। उसका भी हम लोगों ने रेगुलर रिव्यू करके बच्चों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया। तो जो फिजिकल एसेट है वो तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए। तो किताबें पहुंच गई, FLN किट पहुंच गया। अब दूसरी चीज होती है कि उसको उपयोग कैसे किया जाए। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो आपने एक बहुत अच्छा शब्द आपने बताया कि टीचर्स ने खुद अपने पढ़ते समय अपने विद्यार्थी काल में ऐसी चीजों का उपयोग नहीं किया था। तो जब वो टीचर बन गए तो उनके लिए थोड़ा एलियन लगता है कि क्या नई चीज क्या गई है, कैसे इसको पढ़ाना है। तो अगर उनके प्रशिक्षण में कमी, उनके शिक्षण में अगर कमी रह गई या उनके प्रशिक्षण में कमी रह गई, तो उसको हम लोग बुलाकर फिर अपने SCRT के सेंटर पे, डाइट के सेंटर पे उन चीज़ों का उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। और ये भी बताते हुए मुझे खुशी है कि पिछले साल हम लोगों ने करीब 4.5 लाख शिक्षकों का 1 सप्ताह का 6 दिन का ट्रेनिंग सेशन रखा है। और बिहार में जितने भी टीचर हैं उनकी कम से कम एक बार ट्रेनिंग कराने की हम लोगों ने कोशिश की है। उसमें कुछ टीचर छूट गए हैं, उसको हम लोग इस साल के फॉलोअप में ले रहे हैं, ताकि टीचर्स को ट्रेनिंग में वो सामग्री क्या है, उसका कैसे उपयोग करना है, क्लासरूम में उसका ट्रांजेक्शन कैसे करना है, बच्चे उसका कैसे प्रयोग करें, इसको इंश्योर कर रहे हैं। तीसरी चीज हुई कि जब इंस्पेक्शन शुरू किया गया तो कई जगह देखा गया कि जो FLN किट है वो स्कूल का जो डब्बा है उसमें बंद पड़ा हुआ है, और टीचर्स को भी कई बार उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, या उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, उसकी क्या उपादेयता हो सकती है, उसके बारे में बहुत अच्छे से ब्रीफिंग नहीं हो। तो वो रखा हुआ है कि हाँ ठीक है, सामान है, अभी उपयोग कर लेंगे। तो हर जगह ये कोशिश की गई कि उस FLN किट को निकाला जाए और बच्चों के बीच में दिया जाए। और जब मुख्यालय से भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया तो इस बात का ध्यान रखा कि बच्चे उस FLN किट के कैसे उपयोग करते हैं या टीचर कैसे उपयोग करते हैं। क्लासरूम में उनका उपयोग करा के देखा गया कि पहली बार तो नहीं है कि वो
सामग्री बच्चों के बीच में जा रही है और वो खिलौने जैसा कुछ है और इधर का उधर कुछ कर रहे हैं, उसमें लर्निंग आउटकम क्या हो सकता है, उससे उनके सब्जेक्ट कंटेंट को कैसे जोड़ा जा सकता है, इसको भी देखा गया। तो कमोवेश ये पिछले साल के इंस्पेक्शन का ये फायदा हुआ है कि लोगों में ये चेतना चली गई है कि FLN किट डब्बे में बंद रखने वाली सामग्री नहीं है, इसका उपयोग करना है। और बच्चे एक ही सामान को कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, कई बार उस पर सब्जेक्ट कंटेंट डेवलप करते हैं, कई बार उसे खिलौने बनाते हैं, कई बार उसे खेल सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और एक सामग्री को जिस प्रकार से हम समझते हैं, जरूरी नहीं कि एक बच्चा या अलग अलग बच्चा उसको एक ही प्रकार समझे। हर बच्चे के लिए उसके मायने अलग है, हर बच्चा अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से, अपनी कल्पनाशीलता के हिसाब से सामग्री का उपयोग करता है। उन लोगों ने उसका उपयोग करना शुरू किया है। तो अभी हम लोग के लिए ये इस बार के जो टारगेट वो ये है कि हम लोगों ने जो स्कूल का रेडीनेस प्रोग्राम भी किया क्लास 1 के बच्चों के लिए, उस स्कूल के रेडीनेस प्रोग्राम में इस बात को भी फिर से रेखांकित किया गया और इस साल के ट्रेनिंग में एम्फेसिस इस बात पे भी किया गया कि FLN किट का अधिक से अधिक उपयोग हो, ताकि क्लासरूम का जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट में न रहे, सिर्फ टीचर के बोलने और बच्चे के सुनने पर न रहे। अगर सामने कोई चीज़ बच्चे देखेंगे और कई लोगों के एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद FLN की वो सामग्रियाँ विकसित की गई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर उसका उपयोग करें, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें, सुने, समझें, अपने हाथ में लें, उसको कुछ मॉड्यूलेशन करें, ताकि बच्चों में भी ये चेतना जाए कि जो सामान मिला उसे कैसे हम उपयोग कर सकते हैं और फिर लर्निंग आउटकम भी उससे निकल के आना शुरू हो जाएगा। तो इस साल का पूरा फोकस हम लोग का और ट्रेनिंग के ऊपर है कि टीचर्स की ट्रेनिंग में, चूंकि पिछले साल पहली बार मैसिव लेवल पर ट्रेनिंग कराई गई, 4.5 लाख टीचर्स ने ट्रेनिंग की। तो पहले साल था, हर एक टीचर के लिए पहली बार ये अनुभव था कि वो अपना, और ये डे ट्रेनिंग नहीं थी, सभी टीचर्स का 6 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग थी। और कई बार उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग न करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग कराया गया कि ये 10 से 5 वाली मानसिकता से बाहर निकले कि 10 बजे जाना है और एज ए जॉब दिन भर अपना टाइम वहाँ पास करना और 5 बजे फिर घर लौट जाना है। तो टीचर्स ने इसमें काफ़ी धैर्य दिखाया और CRT और डाइट के लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत की। 24 घंटा किसी बैच को रखना और फिर सैटरडे इवनिंग छोड़ना और फिर संडे इवनिंग नया बैच रिसीव करना, पूरे साल सभी लोग काफ़ी मेहनत किए हैं। उसका परिणाम ये है कि जब 6 दिन शिक्षक अपने घर वातावरण से, घर के वातावरण से और स्कूल के वातावरण से निकल के फिर से विद्यार्थी बन गया और 6 दिन की ट्रेनिंग उसने रेजिडेंशियल ली, अपने पीयर ग्रुप से उसने काफ़ी सीखा। उस 50 लोगों के बैच में कुछ अच्छे शिक्षक भी थे, कुछ औसत भी थे, कुछ औसत से कम भी थे, लेकिन जब 6 दिन के लिए वो लोग मिले और सुबह से योगा क्लासेस, PT क्लासेस, फिर एकेडमिक क्लासेस, शाम को कल्चरल क्लासेस, तो लोगों में एक चेतना का विस्तार हुआ कि जब एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, एक शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में जब उन्होंने ट्रेनिंग हासिल किया था और पिछले 15-20 सालों से जब वो क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, तो ये 6 दिन का ट्रेनिंग उनके लिए एक रिफ्रेशर कोर्स का काम किया। जिसका नाम है इसका रिफ्रेशर कोर्स, वैसे वो रिफ्रेश हुए हैं और फिर से स्कूलों में जाकर बच्चों के बीच में पढ़ाने का काम किया है। विभाग से पदाधिकारियों के रूप में हम लोग की जिम्मेदारी है कि जो शिक्षक संदिग्धता गई है उसको हम लोग थोड़ा ब्रीफ में भेज रहे हैं फिर से, ताकि उसको आसानी हो पढ़ने में। और इस बार हम लोग टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग काफ़ी कर रहे हैं। ये शिक्षा कोश का जो हमारा ऐप है उसके माध्यम से भी काफ़ी चीज़ों को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले कुछ महीनों में जो हम लोग को नए गाइडलाइन मिल रहा है या जो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में नए सिरे से इंस्पेक्शन का फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे टीचर्स भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है और ये इन्वॉल्वमेंट का लेवल बच्चों तक जब पहुंचेगा तो बच्चे भी अपने आप को इसमें पाएंगे कि उनके सीखने की जो गति है या समझने की जो स्थिति है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। एक मैं धीर सर को बताना चाहूँगा, धीर जिंगन सर को, कि उन्होंने जो पॉइंट्स बता रहे थे बच्चों के सीखने और समझने की और क्लासरूम के ट्रांजेक्शन की, वो बहुत ही अभ्यास के बाद और बहुत अनुभव के बाद उनका जो पॉइंट्स था, मैं चाहूँगा कि हमारे शिक्षकों को भी ये बातें जाएं। शिक्षक अपने क्लासरूम ट्रांजेक्शन के एक्सपर्ट हैं, लेकिन कई बार होता है कि एक ही तरह से पढ़ाते पढ़ाते या एक ही स्कूल में कई साल से पढ़ा रहे हैं तो उनको लगता है कि हम अपना पैटर्न सेट कर चुके हैं। उस पैटर्न सेट करने के बाद अगर ये कुछ रिफ्रेशिंग चीज़ें सुनते हैं या किसी अनुभवी व्यक्ति से, विद्वान व्यक्ति से कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर से आदमी रीचेक करता है कि अरे मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था तो क्या ये चीज़ें मैं ध्यान में रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ।
और सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। कई बार हम टीचर्स क्लास में सोचते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही सुनो और वन वे डायलॉग हो जाता है। अगर ये वन वे डायलॉग या मोनोलॉग रहेगा तो विशेष रूप से छोटे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। लेक्चर हम लोग यूनिवर्सिटी क्लासेस में या बड़ी क्लासेस में बोलते हैं कि ये लेक्चर है। टीचिंग और लर्निंग एक साथ जुड़ी हुई है। अगर टीचिंग के साथ लर्निंग सेम टाइम में नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि अ, हम लोग को भी इस पर पे बार बार फोकस करना पड़ेगा कि जो सही चीजें हैं, जैसे ट्रैफिक के रूल्स हैं, गाड़ियां चलती हैं तो बीच बीच में साइनेज दिए रहते हैं कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, कब बाएं मोड़ना है, कब दाहिने मोड़ना है। तो टीचर्स के लिए भी क्लासरूम ट्रांजेक्शन में मुझे लगता है कि इस तरह के डायलॉग, इस तरह के इंटरेक्शन, इस तरह की ट्रेनिंग और टीचर्स के लिए भी रेडी रिकॉर्नर हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे फायदा मिलेगा। और टीचर्स भी अपने आप को बार बार क्रॉस चेक करते रहेंगे कि कहीं वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है टीचिंग की उसके ऊपर रिलाई करें, बार बार उसको अपने जीवन में लेकर आए। और इवॉल्व करने की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि एक टीचर जो बेस्ट टीचर है वो जो पहली साल में पढ़ा रहा है तो 20वें साल में भी उसी तरह से पढ़ाएगा। जो रियल में बेस्ट टीचर है, बेस्ट प्रैक्टिसेस वही है कि उससे भी बेटर कैसे अपने आप को करना है और नई चीजें क्या ला सकता है, बच्चों के बीच में से कैसे चीजों को निकाल के लाई जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ इसमें किए जाने की आवश्यकता है और काफी चीजों को जोड़ने की आवश्यकता है इसमें। थैंक धन्यवाद यू। सर। एक इस पे सर, जैसा आप कह रहे थे कि शिक्षकों के वास्तव में जो समस्याएं होती हैं इन चीजों को लाने में, कक्षा में, क्लासरूम में उतारने के लिए जो वो ट्रेनिंग लेते हैं, जो वो हम लोगों को सामग्री प्रदान करते हैं, अमूमन कई राज्यों में होता है। जैसा कि अब हमने बताया कि बिहार में भी हालांकि काफी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है, बट फिर भी प्राथमिक कक्षाओं में या तो बच्चों के नामांकन कम होने के कारण या शिक्षकों की नियुक्ति में विलंब के कारण कई विद्यालयों में बहुवर्गीय और बहुस्तरीय कक्षाओं, जो मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल का संचालन होता है। तो ये इस स्थिति में डॉक्टर झिंगरन आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षक वर्ग विन्यास को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसमें भी किस तरीके से वो ये देख सकते हैं कि बच्चे सीख रहे हैं और सभी बच्चे, क्योंकि ये एक वास्तविकता है जिससे हम अभी बहुत जल्दी निजात नहीं पा सकते। ये वस्तु स्थिति कई जगह पे, कई राज्यों में और कई स्कूलों में है जहाँ पे ये शिक्षक इस समस्याओं का सामना करते हैं। डॉक्टर जी। धन्यवाद पार्थ जी। जैसा आपने कहा, ये ज्वलंत समस्याएं हैं और लगभग सभी राज्यों में हैं। बिहार में थोड़ी सी समस्या बढ़ जाती है क्योंकि एक ही कक्ष में बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है। और अगर शिक्षक को दो कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना है, 2 से 3, तो वो समस्या बहुत, और इसके लिए जो बहाली हुई है नए शिक्षकों की, वो काफी हद तक इसमें सहायक होगी। अभी क्या हो रहा है कि जो मैं अन्य राज्यों की बात ज्यादा कर रहा हूँ। बिहार की पुस्तकों के साथ थोड़ा सा हम लोग जुड़े थे। जो पाठ्य पुस्तक, पाठचर्या, जो भी डिजाइन बनता है, वो इस तरह से सोचा जाता है कि एक शिक्षक एक ही कक्षा को पढ़ा रहे हैं। उनको कई जगह लेसन प्लान दे दिया जाता है और कि आपको 60 मिनट ये करना है, 90 मिनट ये करना है। अब वास्तविक परिस्थिति बिल्कुल अलग है। टीचर को 2 या 3 कक्षाओं को पढ़ाना है, पर उनके पास जो पूरा लेसन प्लानिंग है वो इस तरह से है कि वो एक ही कक्षा को इतना समय दे रहे हैं। शिक्षक अपने स्तर पर इससे निपटने के लिए काफी कुछ करते हैं, सभी शिक्षक करते ही हैं। पर व्यवस्थित तौर पे शायद हमको जो भी प्रशिक्षण होता है, जो टीचर की हैंडबुक गाइड बनती है, उसमें बहुत सारे ऐसे सुझाव, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं, गतिविधियां, किस तरह से वो 2 कक्षाओं को एक साथ, जैसे पहली दूसरी के साथ मौखिक भाषा का जो काम है वो एक साथ हो सकता है। लिखने के लिए भी जब काम दिया जा रहा है तो 2 स्तर का काम बच्चे लिख रहे हैं, तो 2 कक्षाओं के। तो शिक्षक संदर्शिकाओं में हमारे पास अगर इस तरह के बहुत सारे उदाहरण रहे और बहुत अच्छी तरह से बिहार का जो करिकुलम है उसको देखते हुए बनाए जाए, तो जरूर शिक्षकों को सहायता मिलेगी। और अन्य राज्यों में भी ये बहुत समस्या है, इसके लिए करना चाहिए काम। दूसरी जो आपने कही, बहुस्तरीय, वो तो लगभग सभी जगह है। कुछ बच्चे अच्छी तरह सीख रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल पीछे रह रहे हैं। अ, ये हम जानते हैं कि सभी बच्चे एक गति से नहीं सीखते हैं, ये तो है ही।
और कभी भी कोई एक कक्षा एक लेवल पर नहीं हो सकती। पर कैसे ज्यादातर बच्चों को हम एक का समावेश कर सकते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, इसकी दो तीन हर शिक्षक अपनी तरह से देखते हैं, पर अगर हम देखें कि क्या किया जा सकता है, तो पहला तो यह है कि जो टीचिंग प्लान बनता है, राज्य स्तर पर बनता है, प्रशिक्षण होता है, या जिले स्तर पर बनता है, उसमें काफी दोहराव हो। ऐसा नहीं हो कि हम चले जा रहे हैं आगे 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 और वापस कई बार उस पर आए जो बच्चे के साथ पहले काम हो चुका है। तो ये दोहराव हमने देखा है बहुत फायदेमंद है, जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूं कि रेगुलर आपकी जो पूरे वर्ष की सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, एक स्पेशल ऑपरेशन तो अलग चीज है। दूसरी है कि बच्चों को अभ्यास के बहुत मौके मिले, जो मैंने पहले भी कहा था। और अभ्यास हर तरह का, बोलने का, बातचीत करने का, लिखने का, पढ़ने का। तो ये जैसे अभी मिश्रा साहब ने कहा कि इसमें हो सकता है कि जो शिक्षक बहुत समय से करते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, और बच्चों को काम करने के मौके दिए जाएं। तभी वो जो बच्चे हैं जो पिछड़ रहे हैं उनको फिर समय मिलेगा करने का। जब हम आकलन करते हैं तो कुछ जो पहले सीखी हुई दक्षताएं हैं उनको भी लेके आए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे, ये जरूर है कि कई बार अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं समझे हैं या उनका अभ्यास नहीं हुआ है तो भूल भी सकते हैं। तो हर आकलन में अगर हम पिछले महीने 2 महीने पहले की चीजों का की भी बात करें तो एक बच्चों को इसका अभ्यास भी होता है और समझ में भी आता है शिक्षकों की क्या बच्चे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और हर 1-2 महीने में, और ये हमने कई राज्यों में इस तरह से काम किया है, कम से कम 1 सप्ताह जो है वो रिवीजन के लिए रखना चाहिए और करिकुलम में बन जाना चाहिए। एससीईआरटी से जो टाइम टेबल निकलता है कि हर 2 महीने में थोड़ा रुक जाएं, रुक के देखें क्या हो रहा है, कितने बच्चे क्या सीखे हैं, क्या सबको कुछ कुछ चीजों में, दक्षताओं में रिवीजन की जरूरत है। अ, और आखिरी, हर रोज अगर शिक्षक कुछ समय दे पाए चारात्मक शिक्षण के लिए, और ये शायद आप लोगों ने सुना हो कि कई राज्यों में इस तरह से अब पाठचर्या बनी है, लेसन प्लान्स भी बने हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे कि हर दिन 20 मिनट का समय इसलिए रखा गया है कि शिक्षक उन बच्चों के साथ काम करेंगे, अधिक काम करेंगे जो सीखने में पीछे हैं। और 70-30 का हम कहते हैं कि 70% वो समय जो है इन्हीं बच्चों के साथ लगाएंगे, और वो किस तरह से उनको कैसे सपोर्ट करना है वो काम किया जाएगा। और ये हर रोज भाषा और गणित क्लास का के टाइम के अंदर ही है, ये कोई रेमेडियल क्लास नहीं है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं। पर मैं ये कहूंगा सबसे बड़ा अगर कोई मूल मंत्र है वो हम सब का विश्वास कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। सीखना में समता बहुत जरूरी है, कोई बच्चा पीछे छूटने ना पाए हमारे जो बुनियादी कौशल हैं उसमें। और स्कूल एक ऐसा संस्थान है जो कि जो बच्चे थोड़े वंचित परिवेश से आ रहे हैं उनको ज्यादा सपोर्ट देकर उनका अंतर कम करना ये बहुत जरूरी है। तो वो एक एक अगर ये अंडरस्टैंडिंग रहती है तो कई शिक्षक अपने आप भी बहुत सारी चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। पर ये एक पूरे इकोसिस्टम में अगर ये रहे कि सभी बच्चों को सीखना है, समता बहुत जरूरी है, तो उसका बहुत फायदा। थैंक यू। धन्यवाद। अ, स्तर पे हम करना चाहते हैं और वहां पे हम अपने लक्ष्य को रखते हैं तो निरंतर संवाद करना शिक्षकों के साथ, जितने ऑफिसर्स हैं जिले में, ब्लॉक में, अभिभावक भी हैं, उनकी भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसमें काफी ये आवश्यक हो जाता है कि हम लोग का संवाद चलता रहे। और इसी तहत में बिहार सरकार की तरफ से एक निपुण संवाद पत्रिका भी प्राथमिक विद्यालयों को और प्राध्यापकों को दिया जाता है। उसमें काफी चीजें बात होती हैं, शिक्षक भी उसमें करते हैं। तो सर आप उसको किस तरीके से देखते हैं, उसका क्या रोल है? उसमें हम लोग कई चीजें शिक्षकों को बताते भी हैं, तो उस पर आप संक्षेप में बताना चाहें। थैंक यू। देखिए, संवाद की आवश्यकता तो हमेशा है। जो क्लासरूम में हम ट्रांजेक्शन की बात कर रहे थे कि अगर सिर्फ टीचर बोले
और बच्चे ना बोले तो संवाद नहीं रह जाता, फिर वो मोनोलॉग हो जाता है ना, फिर वो एक ही पक्ष की बात होगी। और जब दूसरा व्यक्ति बताता है तो ये पता चलता है कि कितनी बात वो समझे। कई बार क्लासरूम में होता है ना, टीचर कोई पाठ पढ़ाए और पूछे बच्चों को समझ में आ गया, तो कोई एक बच्चा बोलता हाँ सर समझ में आ गया, तो उसको वो टीचर मानता है कि चलो सभी 40 बच्चों ने समझ लिया और आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि उसमें 10 बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, और ज्यादातर ऐसा होता है जिसको नहीं समझ में आया तो नहीं बोलता है, जिसको समझ में आया तो मुखर होकर बोल देता है। संवाद की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम लोग हर महीने क्या कर रहे हैं इसको बार बार रेखांकित करने की आवश्यकता है। उसी संवाद की श्रृंखला में, जो निपुण संवाद मैगजीन है, उसी संवाद की श्रृंखला में आज हम लोग ये चर्चा भी कर रहे हैं, परिचर्चा भी कर रहे हैं, जिलों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी हो रहे हैं, और कई बार हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, बच्चों के बीच में जाएंगे, पेरेंट्स के बीच में जाएंगे कि निपुण आवश्यक है। मैं बिहार में डायरेक्टर मिड डे मील के रूप में भी काम कर रहा हूँ, जिसका नाम भारत सरकार ने पीएम पोषण रखा है। और जब पहली बार उसका मैंने प्रेजेंटेशन देखा तो ये समझ में आया कि न्यूट्रिशन की कमी है। बच्चों को पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए ताकि बच्चे, जब पेट भरा रहेगा तो दिमाग भी काम करेगा और बच्चे सीख पाएंगे। तो 3 महीने मिड डे मील में काम करने के बाद फिर मुझे डायरेक्टर प्राइमरी का चार्ज मिला, और फिर मुझे निपुण के बारे में जानने का मौका मिला कि निपुण अभियान भी चल रहा है। तो यहाँ भी यही बात समझ में आई कि जैसे बच्चों के लिए फूड के फॉर्म में न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, उसी तरह से बच्चों का अच्छे ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्वालिटेटिव नॉलेज की भी आवश्यकता है। जो बच्चा ठीक से नहीं सीख पाया या सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाया, आगे चल के फिर वो इस शिक्षा से, ज्ञान से वंचित रह जाएगा, और एक नागरिक के रूप में उसका पूरा विकास नहीं हो पाएगा। तो नागरिक के रूप में उस बच्चे का पूरा विकास हो, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षा विभाग की या सिर्फ शिक्षकों की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की भी है, पेरेंट्स की भी है, बच्चों की भी एक भूमिका है उसमें, उनको भी पार्टिसिपेट करना है, लेकिन वो बेनिफिशियरी हैं इसके। तो सभी लोगों को मिलकर एक माहौल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हमने अभी जब निपुण दिवस का हम लोगों ने ऑनलाइन समारोह किया तो उसमें बोला कि जो निपुण बिहार का गीत है, एटलीस्ट वो सभी बच्चों को पहुंचे, सब बच्चे गुनगुनाएं उस गीत को, ताकि उनको लगे कि अच्छा निपुण क्या है, कि निपुण बनेगा बिहार हमारा। तो बच्चे जब गीत गुनगुनाएंगे तो उनके अंदर भी भावना आएगी कि हमको भी कुछ अच्छा सीखना है, टीचर्स भी इस बात को समझें। तो हम लोगों ने उसी के लिए निपुण संवाद पत्रिका निकाली है, और हम अपने सभी शिक्षकों से आह्वान कर रहे हैं कि अभी हम लोगों ने जस्ट अपनी ओर से जो लेख और जो संदेश है वो देने की कोशिश की है। अब हम ये चाहते हैं कि टीचर्स अपने क्लासरूम के अनुभव भेजें हमें, कि उन्होंने जब निपुण के नज़रिए से देखा तो क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या कमी रह गई। अगर कुछ बच्चे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं तो उनकी बातों को भी मैगजीन में हम लोग डालें। हम चाहेंगे कि सर का भी एक लेख इस निपुण संवाद में हम लोग लेकर आए, और अलग अलग सोसाइटी के कुछ अभिभावकों का एक कोना करके हमने रखा है कि अभिभावक क्या सोचते हैं। हो सकता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई से बहुत संतुष्ट ना हो, तो उनकी असंतुष्टि भी हमारा एक फीडबैक है, उस फीडबैक के आधार पर हम काम करेंगे। तो जब अलग अलग लोग इसके बारे में बताएंगे, जानेंगे, तो जो हमारा पर्पज़ ये है कि जो बच्चे आज क्लासरूम में क्लास 1 में है, आज से 25 साल बाद जब हम देश की आज़ादी का 100वां साल मनाएंगे, तो वो एज ए वर्कफोर्स, एज ए नागरिक शामिल होगा। तो अगर हम आज उसकी बुनियाद ठीक नहीं करेंगे तो 100 साल बाद हम कैसे बोलेंगे कि हमने विकसित भारत के लिए इस बच्चे को तैयार किया है। तो मुझे तो लगता है कि 100 साल बाद जो सेलिब्रेशन हो रहा है विकसित भारत की, उसकी शुरुआत आज हमारे क्लासरूम में है। अगर हमारी क्लासरूम में वो ट्रांजेक्शन में विकसित भारत का नागरिक पढ़ रहा है और हम अच्छे से उसको पढ़ा लें, तो फिर 25 साल बाद वो पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि हमने एक अच्छी जनरेशन तैयार की है, एक अच्छी निपुण पीढ़ी तैयार की है। तो हमारी तो पीढ़ियों को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस निपुण संवाद को पढ़ें, उसके बारे में अपने कमेंट्स करें, और अपने एक्सपीरियंस की उनके आसपास के स्कूलों में क्या चल रहा है, टीचर्स के स्कूल में क्या चल रहा है, अभिभावक के बच्चे कैसे सीख रहे हैं। और ये एक सदियों से लोग सीखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है कि बहुत ऑटोमेटिक है कि फार्मूला है और कोई दवा घोल के पिला दिया कि लोग सीख जाएं। सिखाना मतलब जनरेशन में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी काम है। इसीलिए शिक्षकों को इतना सम्मान का भाव दिया जाता है कि शिक्षक सम्मानीय है, गुरु उनको बोला जाता है। इतना आसान ना था तो फिर बटन दबाते और बच्चे सीख जाते हैं, इतना आसान नहीं है।
तो हम लोग की कोशिश है कि निपुण संवाद के माध्यम से भी उस बातचीत को जारी रखा जाए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आज के इस डिस्कशन में जो बचा हुआ समय है, अगर हम लोग कुछ शिक्षकों से या अभिभावकों से कुछ सवाल ले पाए, कुछ उनकी चिंताएं सुन पाए और उस पर धीरे धीरे का और ओपिनियन मिले, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल। अ, नहीं सर, वास्तव में आई थिंक मैं आप लोगों से संदेश जो मिला है सबके लिए, शिक्षकों के लिए और अब शिक्षा के जो प्रेमी हैं और शिक्षा विभाग से जो भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर झीरन का ये मैसेज कि हम लोग सबको विश्वास करना होगा कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति और किसी भी स्थिति से आते हों। ये आपका मैसेज, और सर आपका मैसेज डायरेक्टर सर की, बहुत जैसे पोषण बहुत जरूरी है बच्चे के शरीर के विकास और वृद्धि के लिए, उस तरीके से ये जो बुनियादी शिक्षा है, जो कौशल है, वो बच्चों के मानसिक और उनके आगे के जीवन में अच्छे नागरिक बनने के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं अभी, जैसा कि आपका निर्देश भी था, और कि हम लोग इस वार्ता को भी हम लोग एक तरफा ना बनाएं, जैसा हम अच्छे क्लासरूम्स में चाहते हैं, कक्षाओं में चाहते हैं, हम कुछ दो तरफा संवाद भी करें। तो कुछ सवाल हम लेंगे, और कुछ सवाल आ गए हैं मेरे साथी मृदुला से। मैं अनुरोध करूंगा कि इस वक्त जो सवाल आ गए हैं उनको आप जो शिक्षकों ने जो पूछ भेजे हैं या जो भी लोग हैं, उसको आप पैनल के प्रति आप निर्देश करें कि क्या सवाल आए हैं, और उसको हो सकता है तो आप एक दो सवाल साथ में कर लें और उसको साथ में हम लोग ले पाएंगे। 10 मिनट जो मृदुला, लाइन सवाल लेंगे। ओवर टू यू। पूछो, यहीं से पूछो, इसको करेंगे, पूछो, यहीं से आवाज करेंगे। एक सीमा कुमारी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो वीसी में जुड़े हुए और जूम पर है, अगर हैंड रेस किया हुआ तो उनसे भी पूछ लेते हैं। बाकी 10 मिनट का समय हम लोग जी सर, कुछ कहना चाहती है। वैसे मैं अपना छोटा परिचय दे दूं कि मैं प्राइमरी स्कूल में एक साल पढ़ाई हूँ, 94 to 95, सीतामढ़ी बिहार में। उसके बाद मेरा सिलेक्शन पहले से हो चुका था, तो मैं इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग चली गई थी। इसलिए प्राइमरी स्कूल से बहुत लंबा समय तो जुड़ने का नहीं मौका मिला। उस बीच कुछ ट्रेनिंग करने का मौका मिला था, बट हाँ, आज तक का जो अनुभव है, मैंने वीआरएस लिया हुआ है। आज तक का जो अनुभव है, मैं 2 पॉइंट पे बोलना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि जो शुरुआत में कही गई बातें लैंग्वेज को लेकर के बच्चों के, तो लैंग्वेज जो है, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ और इंटरमीडिएट तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन पीजी ऑनवर्ड मजबूरी में इंग्लिश में पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश में ही आंसर लिखना था। कमेंट या सवाल जो ना संक्षिप्त रखिए, ताकि हम लोग उस विषय पे चर्चा कर सकें। अगर आपको कुछ कमेंट है तो वो भी बता दीजिए। अभी गागर में बस तो भरने की बात है। बातें सिर्फ कहनी थी, सवाल तो कुछ नहीं, इसलिए कि मैं डायरेक्ट अभी फेस नहीं कर रही हूँ प्राइमरी स्कूल्स को, तो वैसा नहीं कह पाऊंगी। बस ये कहना था सिर्फ कि ये सही है, हम पढ़ाते जब हैं, हम जब टीचिंग दे रहे होते हैं, एज ए टीचर मैं बता रही हूँ कि हम यदि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के शब्दों का भी, जैसे कोई भी शब्द हम बोलते हैं, बल बोलते हैं, तो बल के साथ हम एक बार फोर्स भी बोलें, थोड़ा उसको एक्शन करके भी दिखाएं। जो हमारे पास सामग्री है उनका उपयोग तो कर ही सकते हैं, बट हम बॉडी लैंग्वेज से भी, अपने एक्शन से भी, अपने वर्ड से भी, हम टीचर्स यदि चाहें तो निश्चित रूप से लैंग्वेज का प्रॉब्लम दूर हो सकता है, और इंग्लिश से कोई बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के लिए नहीं रहेगा। थैंक यू मैडम। वो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो थ्योरी बोलते हैं कि टीचर को करके भी दिखाना चाहिए क्लासरूम में। जी जी। और दूसरा मैं एज ए नेशनल अवार्डी कहूंगी कि बहुत सारे नेशनल अवार्डी आपके राज्य में हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और वो लोग इस बात को इच्छुक है, इसकी मैं स्वयं भी, वो लोग इच्छुक है कि हमें आसपास में यदि जाकर यह देखने का, अच्छा सुझाव है मैडम। ये अभी हमने डिसाइड किया है कि शिक्षा विभाग से जो भी नेशनल अवार्डी है, हम लोग एक बार उनका एक वर्कशॉप बुलाकर, एक सेमिनार बुला के उनका जो इनपुट लेना चाहेंगे कि उन लोगों की क्या सोच है और वो लोग क्या करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी गुड्डी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। कुमारी गुड्डी। प्रणाम सर, मैं कुमारी गुड्डी, 2023। सर, ऐसे तो मैं पोस्टेड हूँ 9th में, थोड़ा माइक के पास में, लेकिन मेरा स्कूल चूंकि
माइक के पास, माइक्रोफोन के yes, पास। हाँ बोले। मेरा स्कूल जो है 1 to 12 है सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमारी ये विशेषता होनी चाहिए कि हम क्वालिटी दे, लेकिन क्वालिटी किस प्रकार दे? अगर हम अपनी विद्वता दिखाएंगे तो वहां वो क्वालिटी नजर नहीं आएगी। एक बिल्कुल। शिक्षक को बिल्कुल बच्चे की तरह बनना पड़ेगा, घूमकर बुनियादी चीजों को सीखे, तभी वही उसकी विद्वता है। और ऐसा एक टीम हर जिला में सर गठित हो, जहां एक्टिविटी के माध्यम से ये टीम जो है ना, ये बच्चों को डिलीवर करे कि कौन से क्लास, कौन से सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश ही है या हिंदी है, तो हम किस प्रकार से बच्चों को इसके लिए मतलब ऐसा बना देंगे कि वो झूम झूम कर बुनियादी शिक्षा को ग्रहण करे। बहुत अच्छी बात है सर मैडम। यही मेरा कहना है। देखिए, इसके लिए एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आज उसकी मीनिंग और अच्छे से समझ में आ रही है। हम बोलते हैं कि चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब कि चाइल्ड उसको अपना फ्रेंड समझे, जैसे फ्रेंड से बातें करता है उस प्रकार से बात अगर अपने टीचर से कर पाएगा तो मेरे ख्याल से ज्यादा समझेगा। बहुत अच्छा मैम, थैंक यू वेरी राइट मच। सर, कुछ क्वेश्चंस आपके थैंक पास यू है सर। ना, जो ऑनलाइन लोगों ने रेज किया है, जरा उसको पूछ लीजिए। जो 10 मिनट का समय हमारे पास है। जी, तो हमारे पास काफी सारे शिक्षकों का सवाल आया है। उसमें से एक निपुण शिक्षक करके हम लोग बुलाते हैं इनको। सीतामढ़ी परिहार की हैं प्रियंका कुमारी जी, जिन्होंने निपुण के लिए बेहतरीन कार्य किया है अपने स्कूलों में, और उनकी समझ भी काफी पुख्ता है निपुण के ऊपर। क्या वो कुछ पूछना चाहती है, कुछ करना चाहती है? द्वारा पूछा गया सर ये सवाल है कि कुछ बच्चे सुनकर भाषा सीख पाते हैं, परंतु किताब पढ़ने के समय वो खुद को जोड़ नहीं पाते हैं उससे। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? किस तरीके की प्रणाली उपयोग में लानी चाहिए? देखिए सर, आप इस विषय के विशेषज्ञ हैं, आप इसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो यह है कि बातचीत जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा, शिक्षक जो है बहुत सारी बात करें, बहुत सारा बच्चों को रिस्पॉन्स करने के लिए कहें, क्योंकि कहा गया है कि अ, साक्षरता, पढ़ना और लिखना मौखिक भाषा के या बातचीत के समुद्र पर तैरती है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद जो एक गैप शायद हो रहा होगा इन बच्चों के साथ, कि जो शब्द पहचान के तरीके हैं जिसको हम डिकोडिंग भी बोलते हैं, किस तरह से बच्चा ध्वनि और प्रतीक को का मिलान कर पाए, किस तरह से बहुत जल्दी उसकी ब्लेंडिंग कर पाए मात्रा लगा के, और उसके बाद इनको जोड़कर शब्दों को अच्छी तरह पढ़ पाए, उसका शायद शिक्षण और अभ्यास कम हो रहा हो। अगर बच्चा मौखिक रूप से अच्छा काम कर रहा है और पढ़ने में नहीं कर पा रहा है, तो शायद कुछ गैप है कि किस तरह से हम बच्चों को शब्द पहचान की के लिए सिखा रहे हैं। वो बहुत व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, तो उसमें गैप हो सकता है। मैं आपने जो बताया अभी यही कह सकता हूं उस पर। जी अगला सवाल पूछ लो। जी, धन्यवाद सर। एक शिक्षक है हमारी, चांदनी समर उर्फ रिजवाना यास्मीन, प्रखंड शिक्षिका है वो, मध्य विद्यालय दाऊद छपरा की। उनका सर सवाल है कि मेरी कक्षा में विभिन्न स्तर के बच्चे हैं, ऐसे में इन 3-4 स्तरों के बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में सुचारू रूप से 40 मिनट में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। किसी एक दो स्तर के बच्चों को पकड़े तो कोई 1-2 स्तर का बच्चा छूट जाता है। तो इनके साथ सर क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? सर इसका जवाब मैं दे देता हूँ सर। हाँ हाँ, आप आप दीजिए चाहेंगे प्लीज। सर? मैं कुछ जोड़ता हूँ सर, फिर आप अभी कुछ इसमें बताइएगा। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि क्लासरूम में, किसी एक ही क्लासरूम में मल्टीग्रेड वाली समस्या है ही। मल्टीग्रेड के बावजूद भी क्लास में 40 बच्चों में मल्टी लेयर्स होती हैं। सर ने भी इस बात को कहा। क्लास में कुछ बच्चे 90+ वाले मार्क्स के होते हैं, और कुछ बच्चे 60+ वाले होते हैं, कुछ बच्चे हमेशा 50- वाले होंगे। किसी भी समूह में, अधिकारियों का समूह हो, कर्मचारियों का समूह हो, सभी लोग एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि सिर्फ 90% वाले बच्चे हमारी क्लास में रहे और सिर्फ 90% वालों को पढ़ाना मिले, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य है समावेशी विकास, सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति जो है सोसाइटी में भी है। कि अगर बहुत
टैलेंटेड लोगों का एक पूल बन जाए तो बाकी लोग पीछे छूट जाएंगे, तो फिर उसमें कनेक्ट नहीं बनेगा। क्लास में कुछ बच्चे अपनी गति से भी सीखते हैं, कुछ बच्चे टीचर से सीखते हैं, कुछ बच्चे टेक्स्ट बुक से सीखते हैं। आज के दौर में बहुत से बच्चे मोबाइल फोन से सीखते हैं, कुछ बच्चे राह चलते हुए आसपास की दुनिया सीखते हैं। तो अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए, सर ने जैसा बताया कि कम से कम 25% टाइम क्लासरूम का कमजोर बच्चों के लिए अलग से, कि उनका लर्निंग का क्या गैप रहा है, कहाँ तक सीख पाए हैं, उसको वेरीफाई कर लें। और जो तेज बच्चे हैं उनके लिए क्लास वर्क कुछ दे सकते हैं, उनके लिए कुछ अलग से चैलेंजिंग सवाल दे सकते हैं। एक ही सवाल का स्तर सभी बच्चों के लिए नहीं होगा। कुछ जो क्लास में तेज बच्चे हैं उनको तेज सवाल दे के रखिए ताकि वो उसको सॉल्व करें, और जो कमजोर बच्चे हैं उनको बेसिक लेवल पर लाने की कोशिश कीजिए। पर्पस हमारा यही है कि क्लासरूम का अगर एवरेज परफॉर्मेंस सब बच्चे बेसिक चीज़ों को समझते हैं तो धीरे 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 क्लासरूम में पढ़ने वाले सभी बच्चे आईआईटी में नहीं जाएंगे, सभी बच्चे डॉक्टर्स नहीं बनेंगे, सभी बच्चे किसी एक फील्ड में नहीं जाएंगे। क्लासरूम में मान के चलिए कि अगर जितने बच्चे हैं वो 10 अलग अलग विधाओं में जाएंगे, तो उसी एवरेज के हिसाब से अगर बच्चे बेसिक चीज़ें समझें कि ऑपरेशंस क्या हो सकता है क्लासरूम में। कुछ सवाल ऐसे हैं जो क्लास के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ही सॉल्व कर पाते हैं, बाकी बच्चे नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, आज वो नहीं सीख रहा है, हो सकता है 2 महीने बाद 6 महीने बाद उसकी समझ वहां तक पहुंचेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सर ने बात कही कि टीचर का बच्चों के प्रति विश्वास, और उसको मैं अपने शब्दों में कहूँ तो बच्चों के प्रति कंपैशन, कि हर बच्चा उनके लिए प्रिय है। ये नहीं कि जो बच्चा बहुत तेज हो पढ़ने में वो बहुत अच्छा, और जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है उसको हम गधा बुला दें। अगर इस एटीट्यूड से बाहर निकलेंगे तो सब बच्चे अपनी अपनी गति से सीखते हैं। हर एक पौधा अपनी अपनी गति से बढ़ता है, जैसे बच्चे भी अपनी गति से सीखेंगे, और उसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर कुछ उसमें जो ऐड करना चाहेंगे सर? थैंक यू सर। प्रियंका कुमारी ने हैंड रेस किया हुआ। प्रियंका कुमारी, महाल टोल सीतामढ़ी से, इनका सवाल था ना? जी हो गया सवाल तो? इनका सवाल था और इनको सर कुछ नेटवर्क इशू है। अच्छा कोई बात नहीं, तो कुछ और सवाल कीजिए। जी नमस्ते सर। मेरा आपसे एक सवाल था, जो हाँ। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हाल फिलहाल के कुछ दिनों या महीनों से। सवाल ये था सर कि जैसा कि एनईपी का डॉक्यूमेंट हो या निपुण का या एनसीएफएस का, ये सभी कहते हैं कि पढ़ने पढ़ाने का तरीका प्ले बेस्ड टॉय बेस्ड होना चाहिए, और हम ये करते आ रहे हैं क्योंकि मैं प्राथमिक कक्षाओं में ही पढ़ाती हूँ और पहली दूसरी कक्षा के साथ ही मेरा ज़्यादा समय बीतता है। तो अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो बेंच डेस्क की आपूर्ति हुई है और कक्षाओं की संख्या कम होने के कारण बेंच डेस्क से सारे क्लासरूम एक तरह से भर गए हैं, और ये मेरे साथ नहीं कई स्कूलों के साथ भी ऐसा मैंने देखा है। तो ऐसे में जो ये प्ले बेस्ड लर्निंग की बात है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सर इस पे आपका मार्गदर्शन चाहिए होगा, क्योंकि गर्मी के देखिए बहुत सी चीजें दिनों हमें में और अपने बरसात के लेवल दिनों पे में हम फील्ड में इनोवेट जाके करनी तो पड़ती एक्टिविटीज है। नहीं करते। बहुत सी चीजें हम लोग अपने लेवल पे इनोवेट करनी पड़ती हैं। अगर कई बार ये बात तो समस्या जायज है, कई जगह स्कूलों में सिर्फ 3 कमरे होंगे, सभी प्राइमरी स्कूल में 5 कमरे नहीं होंगे, ये बात सही है। प्ले बेस्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चे दौड़ेंगे तभी प्ले करेंगे, अपने टेबल पे बैठ के बेंच डेस्क पे भी वो प्ले कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे टीचर की तरफ फेस करें तभी हम उस क्लासरूम को अच्छा क्लासरूम कहेंगे। किसी किसी क्लासरूम में हम ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि बच्चे आधा बच्चे इधर देखे आधे बच्चे उधर देखे, या कैसे आप उपयोग करेंगे। बहुत इनोवेटिव चीजें हैं, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों के पार्टिसिपेशन लेवल के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। क्लासरूम में टीचर जो है वो अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए। कई बार हो सकता है किसी किसी पीरियड में आप डेस्क बेंच को थोड़ा पीछे भी कर दीजिए, बच्चों के लिए आधा क्लासरूम खाली मिल जाएगा। कई बार जब बारिश का मौसम बीत जाएगा, जब धूप अच्छी रहेगी, ठंड का समय रहेगा, तो बच्चों को छत पे ले जाके या ग्राउंड पे ले जाके भी उनके साथ कुछ आप प्ले मेथड में सीख सकते हैं। जरूरी है कि हर एक क्लासरूम में आप हर एक टॉपिक को प्ले मेथड से ही पढ़ाएं। हर एक टॉपिक को पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन डिजाइन में हम आपको खुद करना पड़ेगा। हर चीज के लिए मुख्यालय से ही निर्देश है। हम सिर्फ एक आपसे अनुरोध करते हैं कि हाँ ये तरीका होना चाहिए। तरीका क्या होगा आप लोग वहाँ डिजाइन करेंगे। मृदुला, अगला सवाल हमारे पास टाइम। सर ये ऋतुराज जायसवाल है मोहनपुर समस्तीपुर से। उनका सवाल है
कि निपुण बनाने के लिए बच्चों को घर पर सकारात्मक माहौल का होना अत्यंत आवश्यक है। जी एक शिक्षक की भूमिका में इसके लिए सामाजिक स्तर पर कौन कौन से प्रयास संभव है? धीर सर कुछ बोलना चाहेंगे सर इसमें? जैसे आपने कहा जरूरी बहुत है, और इसके करने के कुछ तरीके भी हैं, कुछ काम हो रहा है। पर ये हम नहीं मान के चल सकते कि हर परिवार में बच्चों को बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। और दो तीन चीजें अगर हम कम्युनिकेशन कर पाए, और ये शायद कम्युनिकेशन चैलेंज है कि बच्चे जब घर पहुंचे तो एक बार उनसे अभिभावक ये पूछें कि आज स्कूल में क्या हुआ। बहुत आसान सी चीज है, चाहे वो समझे या नहीं समझे क्या है, पर ये पूछें। दूसरा, उनको आधा एक घंटे के लिए एक पढ़ने का कोना दे दें घर के अंदर, जहां कोई डिस्टरबेंस उस समय नहीं हो, कोई काम के लिए उनको नहीं बुलाया जाए। तो शायद हम कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद तो खैर ये है कि हम गृह कार्य हर हफ्ते शनिवार इतवार के लिए गृह कार्य भिजवा सकते हैं घर पे। पर उसमें यही है किसके पास मोबाइल फोन है, किसके पास नहीं है। नोटबुक वाली बात जरूर प्रयोग में आ सकती है कि हम शिक्षक जो हैं वो बच्चों को एक छुट्टी के दिन के लिए, जब छुट्टियां हैं, कुछ छोटा सा काम घर पे देख, ये नहीं कि सिर्फ कॉपी करना है, घर पे किसी से पूछ के कुछ समझ के और कुछ लिख के लाएं एक प्रोजेक्ट के तरीके से। तो कुछ तरीके ऐसे हैं। दो चीज मैं जोड़ना चाहूंगा अपनी ओर से है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे है। पहली चीज कि टीचर्स भी टेक्स्ट बुक को पढ़ें। टीचर्स के लिए टेक्स्ट बुक में काफी कुछ लिखा रहता है। हम मानते हैं कि टेक्स्ट बुक क्लास 6 की है तो क्लास 6 का बच्चा पढ़े, टीचर क्यों पढ़े? टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग के 2-3 पेज जिसमें लिखा रहता है प्रीफेस और टीचर्स के लिए नोट, अगर टीचर्स ने उसको अच्छे से पढ़ा है तो बहुत अच्छी गाइडलाइन उसमें मिलती है और बहुत सीनियर कमेटी उसको उस टेक्स्ट बुक को बनाती है। तो टीचर्स के लिए काफ़ी कुछ उस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो घर पे वातावरण बनाने की बात है, सभी बच्चों के साथ तो संभव नहीं होगा, लेकिन टीचर्स को थोड़ा आउट ऑफ वे जाकर क्लासरूम में जो कमजोर बच्चे एटलीस्ट हैं, अगर उन बच्चों के घर पे एक विजिट टीचर ने कर ली सिर्फ मिलने के लिए कि चलो तुम्हारे पेरेंट्स से मिल के आते हैं, तो बच्चों के साइकोलॉजी पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। और ये मूड में नहीं कि हम शिकायत करने जा रहे हैं या हम तुम्हारी शिकायत लेके तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर जा रहे हैं, ये बहुत नेगेटिव एटीट्यूड होगा। ये मानते हुए कि बच्चा हमारा अपना है, उसका घर परिवार का परिवेश समझने के लिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, घर पे कैसे रहता है। अगर क्लासरूम के हम 10-20% बच्चों का भी घर विजिट कर लिए जो स्कूल के आसपास में रहता है, टीचर हो सकता है दूर से आते होंगे, पहले टीचर और बच्चों का समुदाय एक ही था, एक ही गांव के टीचर होते थे, उसी गांव के बच्चे होते थे। अब बच्चों का गांव तो वही है जो स्कूल जहाँ पर है, लेकिन टीचर दूर से आते हैं, तो कई बार वो सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। स्कूल के टाइम के ठीक 5-10 मिनट पहले पहुंचेंगे और स्कूल छूटने के बाद घर चले जाते हैं, तो सोसाइटी से, उस गली मोहल्ले से वो बिलोंग नहीं कर पाते हैं। तो मेरा अनुरोध होगा कि अगर टीचर कभी कभी, अगर जो कमजोर बच्चे हैं, जस्ट एक हाउस विजिट कर ले कि हाँ बच्चा कैसा पढ़ता है, और उसके जो भी पॉजिटिव फीडबैक है, अगर वो 100 में 30 नंबर भी पाता है तो 30 नंबर उसका अपना है, 30 नंबर उसका पॉजिटिव है, तो उसी फीडबैक के साथ अगर मिल लें तो मुझे लगता है कि बच्चों के लर्निंग पर इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू सर। अगला सवाल दिया हुआ, शिक्षक संदिग्ध भी दिया हुआ, अगले सवाल बोलते, अगला सवाल पूछ लो। अरजीत जी, आप भी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, हम लोग पैनल में आप भी हैं भैया, सिर्फ हम नहीं, लोग मैं आप समय श्रोता का हम ध्यान लोग दे रहा हूँ। हैं। आई थिंक अगर हम लोग समय के करीब आ गए हैं, 3 बजे तक का है। 5 मिनट हम लोग और सुन लेते हैं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो मुझे जी इसका सर। लेट कवर का एडवांटेज मिलना चाहिए। ठीक है। ये लास्ट सवाल है। शाहीन अख्तर जी हैं, शिक्षिका बरसौनी से, पूर्णिया। उनका सवाल है कि मिशन निपुण बिहार के अंतर्गत बच्चों को निपुण बनाने में उपस्थिति का अहम योगदान है। प्रायः जो बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं वे पीछे रह जाते हैं। ऐसे बच्चों के साथ कार्य करने हेतु कोई उपाय है तो बताएं। सर धीरे सर बताइए सर। मैं समझा कि आप, मैंने बहुत अच्छी तरह नहीं सुन पाया क्योंकि वॉइस फिर से बताएंगे मृदुला जी। सर, सवाल ये है कि मिशन निपुण बिहार के अंतर्गत
बच्चों को निपुण बनाने में उपस्थिति का अहम योगदान रहता है। प्रायः जो बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे बच्चों के साथ कार्य करने हेतु कोई उपाय है तो कृपया बताएं। जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने कहा कि सबसे जरूरी तो यह है कि हम उपस्थिति को बढ़ाएं, अलग अलग तरीके से समुदाय के साथ बातचीत करके, और जो भी अगर हम जिस तरीके से करना चाहते हैं। उसके अलावा जो मैंने पहले कहा था कि अगर हमारी पाठचर्या में, हमारे डिजाइन में, हमारी अगर वर्कबुक है उसमें दोहराव रहे, उसमें रेपिटिशन रहे, हर हफ्ते एक बार पहले वाली चीज को फिर से अगर वहां पर रखा जाए, तो जो बच्चे 2-3 दिन मिस कर चुके हैं उनको ऐसा नहीं होगा कि जो है वो क्लास का काम बहुत आगे चला गया है और वो उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि हम हर हफ्ते, हर महीने कुछ समय इस चीज के लिए रखें कि एक तरह से कैचअप हम साल के वर्ष में एक बार नहीं करें, पूरे करिकुलम में इस तरह रहे। ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। ऑफ कोर्स बाकी तो अभिभावकों के साथ बात करके बच्चों की उपस्थिति के लिए निश्चित करना जरूरी है। मैं इसमें बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जैसे कि कह रहे थे, अभिभावकों से बड़े स्पष्ट रूप में बात करनी होगी। हालांकि हमारे यहाँ बिहार में भी पेरेंट टीचर मीटिंग को बहुत सीरियसली हम लोग करना चाह रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा अभिभावक जुड़े, उनसे बातचीत हो पाए कि कितने दिन, मतलब हफ्ते में, कई बार अभिभावक तो एक दिन हफ्ते में नहीं गया तो क्या दिक्कत है। तो साफ तरीके से बोलना पड़ेगा कि वो दिक्कत है। जैसे कि आप खुद कह रही थी, जो शिक्षक से सवाल आए थे। दूसरा, आई थिंक अगर हम क्लासरूम को ही इतना रोचक बनाएं और उतना अच्छा बनाएं और ये ध्यान दें कि कोई बच्चा छूटे ना, तो बच्चे में भी, और बच्चा भी जब जाकर बात करेगा तो वो बच्चा भी आने के लिए उसका मन रहे, उसका चाव रहे, उसका मन रहे कि वो स्कूल आए, कक्षा में बैठे और कुछ सीखे। तो क्लास को हम जितना रोचक और इतना अच्छा बना पाएंगे कि बच्चा नहीं आने के लिए उसके मन में कोई जो है कोई कोई बात न रह जाए, तो बढ़िया होगा। दोनों, एक शिक्षा के तरीके से, दूसरा अभिभावक को बताना होगा कि नियमित रूप से आपके बच्चे का कक्षा में आना क्यों जरूरी है, और उसको उपस्थित करवाएं, पेरेंट्स उसका जिम्मेदारी लें। तो ये मतलब लैप्स हो जाने वाला आवंटन है, इस तरह का अप्रोच नहीं रखना चाहिए कि क्लास में हमने आज पढ़ा दिया और तुम नहीं आए तो नहीं आए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने टाइप का एटीट्यूड नहीं रहे। अगर हम, ठीक है, कोई बच्चा नहीं आया, किसी वजह से नहीं आया और वो टॉपिक हम उस बच्चे को नहीं पढ़ा पाए, तो टीचर अगर 2 मिनट भी उस टॉपिक पर उससे बात कर ले तो उसका कॉन्फिडेंस लौटेगा और बाकी बच्चों से भी सीख सकता है। और सर ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया रैपअप वाला, कि हर महीने कम से कम एक बार, एक सप्ताह हमको रिवीजन के मोड में रखना चाहिए कि जो बच्चे छूट गए हों कम से कम उनको फिर से उसमें शामिल कर लें। तो ये एटीट्यूड से बच्चों को फिर से, और एक ही टॉपिक हम जीवन में एक बार नहीं पढ़ते हैं। जो चीज़ क्लास 3 में पढ़ते हैं फिर क्लास 6 में रिपीट होता है, फिर वह 9th में पढ़ते हैं, फिर वही चीज़ 11th में पढ़ते हैं। लेकिन विषय का प्रवेश, विषय का जो इंट्रोडक्शन है, अगर वो ठीक प्रकार से हो जाए तो एक सामान्य जानकारी उसकी मिल जाती है। ओके, तो प्रश्नोत्तर का हम लोग ये सिलसिला अब यही बंद करते हैं। और जी, और बैक टू यू अगेन से फिर से आप जिस फॉर्मेट में इस संवाद को संपूर्ण करना चाहते हो, कृपया इसको आगे ले चलो। थैंक यू। धन्यवाद सर। नहीं, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा डॉक्टर धीर चिंगरन का। उन्होंने हमारे साथ जुड़े काफी विषयों पे, बच्चे किस तरह से सीखते हैं, उनके मस्तिष्क का विकास किस तरह से होता है, ये बुनियादी शिक्षा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और अब हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि सभी बच्चों का ये सीखना जरूरी है। जैसा कि सर आप कह रहे थे कि 90% के बच्चे 10 या 20% होंगे, वो अभी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे उन लक्ष्यों को प्राप्त करें और आगे बढ़ें। और सर आपने जैसे कहा, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए पोषण है। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत आभार। मैं आखिरी बात के लिए आपके पास कमल नाथ झा हैं, तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए उनके पास जाता हूँ, और ताकि हम इस प्रोग्राम को अभी कंक्लूड कर पाए। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षक जुड़े हैं, इतने सारे सवाल भी आप लोगों ने किए हैं, सभी सवालों को शायद हम आज नहीं ले पाए हों, बट आगे चल के, जैसे कहा, ये कड़ी है। अब हम लोग अभ्यास की बार बार बात कर रहे हैं, तो एक बार चर्चा या संवाद करने से होगा नहीं, हम आगे भी करते रहेंगे। हम अपेक्षा करेंगे कि
डॉक्टर झिंगरन हमें फिर से कभी जुड़ने का मौका मिले, हमें बातचीत करने का। बट आज के जुड़ने के लिए सभी शिक्षकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके पास और कमल के पास कंक्लूजन के लिए और इसको क्लोज करने के लिए थैंक यू। मैं शिक्षा विभाग की तरफ से और सभी शिक्षकों की तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से आदरणीय धीर झिंगरन साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा। और सर से मैं एक उनके संदेश के रूप में कि टीचर्स को जो सर का पूरा अपना इस पे वर्क रहा है, काफ़ी समय तक काम किया है सर, इस पे काफ़ी रिसर्च भी किया है, तो सर की मैं 2-3 चीज़ें एज ए टेक अवे शिक्षकों के लिए क्या होनी चाहिए इस टॉक के बाद आने वाले समय के लिए, तो मैं सर से जानना चाहूँगा सर हमें क्या संदेश देना चाहेंगे सर। ये बड़ा मुश्किल सा, बट शिक्षक बिहार में मैं जानता हूँ अपने काम के प्रति समर्पित हैं। छोटे बच्चों को सिखाना बहुत परिश्रम वाला काम है, हर बच्चे को समझना, उसके परिवेश को समझना, अधिक 2 से अधिक कक्षाओं को सिखाना। पर चूंकि आपने कहा, मैं 3 चीजें आखिर में कहूंगा जो कुछ मैंने पहले भी मेंशन की थी। पहला तो ये कि जब पढ़ाएं तो एक पाठ योजना, एक सुनियोजित ढंग से पाठ योजना को जरूर अपने सामने रखें। उससे बहुत फर्क पड़ता है। सामग्री की बात हुई, वो सामग्री भी वहां आ जाएगी। तो ये एक अच्छे शिक्षक की निशानी है कि वो एक बार बना लें अपने मन में या लिख लें, जैसे भी करना। तो एक ये बात थी। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बच्चे हमेशा सक्रिय रहें, क्योंकि सक्रियता ही सीखने का आधार है। तो जो भी आप क्लास में करा रहे हैं, देखते रहे पूरे समय कि बच्चे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, क्या एक तरफा जैसे आपने बताया चल रहा है। बच्चों की सक्रियता को सुनिश्चित करना हर समय जरूरी है, और सभी बच्चों की, ये नहीं कि जो सामने बैठे हों। ये मेरा दूसरा एक मैसेज रहेगा, संदेश रहेगा। और तीसरा, जिस पर काफी चर्चा हुई, कि जो बच्चे कम सीख रहे हैं उनको विशेष सहयोग दें। ये बहुत जरूरी है बुनियादी कौशलों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस बार के लिए सर हम लोगों ने जो अपना टारगेट फिक्स किया है पूरे बिहार के लिए, वो हम लोगों ने 5 लेवल पर अलग अलग लोगों के टारगेट दिया है कि कैसे लोग पूरा करेंगे। बच्चों के लिए सिर्फ हमने यही टारगेट दिया है कि उनको अगले 2 महीने में निपुण का गीत गुनगुनाना आना चाहिए, ताकि वो निपुण के गीत गुनगुनाए। और टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए हमने टारगेट दिया है सर कि उनको जो टीएलएम का हमारे लक्ष्य हैं कि बच्चे को कितना आना चाहिए, वो मिनिमम बेंचमार्क क्या होना चाहिए, वो टीचर्स को याद हो जाए, पेरेंट्स को याद हो जाए कि मेरा बच्चा अगर इतना परफॉर्म करता है तो आई शुड बी हैप्पी। बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बोझ बच्चे ऊपर नहीं डालना है, और इतना भी नहीं छोड़ देना कि कुछ भी नहीं आता तो भी चलेगा। मिनिमम बेंचमार्क क्या होना चाहिए, टीचर्स को और पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और फिर हम लोगों ने अपने जो पदाधिकारी हैं उनके लिए टारगेट लिया है कि निपुण का जो मेला है, अलग अलग लेवल पर, स्कूल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निपुण का जो मेला है वो इसको आयोजित करें। और डीओ साहब लोगों के लिए टारगेट दिया है कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में निपुण की जो बैठक होनी है हर 3 माह में, कम से कम इस क्वार्टर में वो बैठक जरूर करा लें, ताकि अगर शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला पदाधिकारी और पूरे प्रशासन तंत्र को पता है तो उसकी चेतना जाती है, मीडिया के माध्यम से लोग समझते हैं, जानते हैं, तो समाज में इस पर चर्चा होती है कि भाई निपुण अभियान भी चल रहा है। और तब जिसको बोलते हैं ना स्टेक होल्डर, पूरी सोसाइटी इसमें स्टेक होल्डर हो जाती है कि भाई निपुण में क्या हो रहा है जरा देखा जाए। तो राह चलते भी लोग बच्चों से सवाल पूछते हैं। हम लोग के समय में परंपरा थी कि कोई भी रिलेटिव मिलता था तो 4 सवाल पूछ लेता था, उससे पता चलता कि अच्छा तुम ठीक पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो बच्चों को भी इंजॉयफुल होना चाहिए, क्या कोई हमसे पूछ रहा है तो हम बता पाए, और वो बच्चों की सक्रियता को बढ़ाता भी है। और किसी सवाल का जवाब न दे पाए तो फिर जाके बैक टू बैक अगेन से किताब खुलता था या किसी से पूछता था कि अरे भाई ये क्या चीज़ है। तो बच्चे समाज की जिम्मेदारी है सर, और हम सबकी जिम्मेदारी है। हम तो शिक्षा विभाग के रूप में हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई है, बच्चों को सीखने का माहौल मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। क्लासरूम टीचर्स के लिए सर हम लोगों ने ये तय किया है कि टीचर्स सिर्फ 3 चीज़ पे ध्यान दें। सर ने जैसा कहा कि बच्चे अपनी नोटबुक रखें सब्जेक्ट वाइज, डेट वाइज उसमें एंट्री करें, और टीचर्स उसको चेक करें, रेड पेन से चेक करें, ताकि जो गलतियां हैं वो साफ साफ दिखें। और सब जानते हैं सर कि जो सब अपने बचपन के टीचर्स को याद करते होंगे, जिस टीचर ने जितना इंजॉयफुल तरीके से या इतने प्रेम से बच्चों को पढ़ाया है, उसको आदमी सबसे ज़्यादा रिगार्ड करता है। तो आज टीचर उस भूमिका में है कि अगर बच्चों को प्रेम से हम रखें, बच्चों को
सर ने कहा कि विश्वास रखें उनके ऊपर, बच्चे अच्छा करेंगे सर।